बुलाया उन्होंने जिनका काम भारी, बुलाते उनको जिनका नाम भारी, दिन जिनके हल्के जिनकी शाम भारी, सस्ते नहीं हैं उनके दाम भारी। काम भारे। हेलो एंड वेलकम टू द भारी शो, एक ऐसा शो जहाँ पे हम लोग भारी बातें करके हल्का फील कराते हैं। एंड आप मेरे चेहरे में मुस्कान देख ही रहे हो, ये पॉडकास्ट के बाद की मुस्कान है। आई होप कि ये पॉडकास्ट कभी ख़त्म नहीं होता, हम रात में बात करते रहते हैं, ऐसे ही चलता रहता। बट आपका भी टाइम हमको प्रिय है। तो रोशन भी मैरिड है गाइस, सो ये एडिट कर दो। सो हाँ, आज के पॉडकास्ट में हमको जो देखने मिलेगा आपको, अगर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, बहुत सारी वीटी बातें, बहुत सारी अच्छे लोगों की बातें, कंटेंट क्रिएशन कैसे करना चाहिए वो आपको समझ में आएगा, किस तरीके से लाइफ को बहुत ईजी लेना चाहिए। अगर आप आज भी ये महसूस कर रहे हो कि आप बहुत चीज़ें कर रहे हो, एक चीज़ करना चाहते हो, फरहान अख्तर बनना चाहते हो, KSR के बनना चाहते हो, आप ये सोच रहे हो कि आप ये करो या वो करो, तो शायद ये पॉडकास्ट के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप सब कर सकते हो इफ़ यू आर फीलिंग वेरी गुड। बात खाली इतनी सी है कि आपको अच्छा फील होना चाहिए, दिल की घंटी बजनी चाहिए। सो आज हमारे साथ हैं RJ रोशन, जो कई सालों से मैं इनको जानता हूँ। मैं इनको सब कोई भी इंट्रोडक्शन मांगता तो ये बोलता हूँ, बहुत प्यारी आवाज़ है और रोस्ट नहीं करते लोगों को वेडिंग में, तब से आप मेरे फेवरेट हो गए थे। एंड बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आप भी देखो, मज़ा आएगा। एंड तक अगर पॉडकास्ट में पहुँच जाओ तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये वाले गाने से स्टार्ट करते हैं। हमारा इंट्रो इस बार खाली यही सोचा था हमने, इतना ही माइंड में हमारे। कवर से बॉडी खोद के निकाली। नहीं, आज हम इंस्टाग्राम खोल के बैठे थे आपका। अच्छा, हम लोग वही सोचे क्या इंट्रोड्यूस करें आपको, एक्टर, सोशल इन्फ्लुएंसर। ठीक है। ये स्टार्ट करने का मतलब ये था कि आज जो पॉडकास्ट है, छोकरी के ऊपर हो सकता है, बकचोदी के ऊपर हो सकता है, लॉन्डो के ऊपर हो सकता है, मस्ती रहेगी, मज़ा आने वाला है। कंटेंट क्रिएशन, यस, एंड रैपर बात करते हैं। तो हमारे साथ गेस्ट है RJ रोशन भैया, और भाई बोलते रैपचिक रोशन। सो वेलकम भारी शो में, एक ऐसा शो जहाँ पे हम सबको ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनसे हमको वाइब मिलती है, जिनसे हमको मज़ा आता है, जिनसे हमको कॉफ़ी पी के बात करने का मज़ा आता है। सो हमने तो बहुत सारी कॉफ़ी पी ली है, भैया ने पता नहीं कितनी पी है नहीं पी है, लेकिन हम तो बहुत आज इम्प्रॉम्प्टो मूड में है। एंड यस, सो व्हाई दिस छोकरी ऑलवेज खर्चाड़ी, पहला क्वेश्चन यही आप। सो रेडियो के अर्ली डेज थे मेरे। हम लोगों ने एक एम्पलीफायर गाना सुना, उसका हमने गुजराती वर्जन मस्ती मस्ती में हम दो दोस्तों ने बनाया, DJ एडी एंड मी। तो वो उस ज़माने में जब हमें वायरल का वर्ड नहीं पता था, तब वायरल हुआ जब लोग ब्लूटूथ से सॉन्ग शेयर करते थे मोबाइल फ़ोन के अंदर। सो एक दिन अचानक उसके 1 साल बाद कोलावेरी डी आया, हर कोई अलग अलग लैंग्वेज में बनाने लगा, क्रेज़ बन गया था बस कि भाई कोलावेरी डी होना चाहिए। तो हमारी जो बॉस थी, उन्होंने हमें टास्क दिया कि काम करो, तुम लोग अच्छा कर लेते हो, तुम लोग ऐसा गाना बना दो गुजराती में। तो हमने अंदर अंदर बातें की, मैं छोड़ना है तो फालतू का एक्स्ट्रा काम, कोई पैसा देने वाला है इसका है नहीं है। तो 2 घंटे हो गए, उन्होंने वापस फ़ोन किया कि गाना बना। मैं कहा ऐसे थोड़ी ना बनेगा, वो इंस्पिरेशन आती है और ऐसा बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने कर ली, जबकि हमने कोई मेहनत नहीं की थी। तो उन्होंने बोला कि जब तक आपका काम ख़त्म नहीं हो तब तक आप घर नहीं जाओगे। मैं कहा ये थोड़ी ना चलता है। मैंने तो लाइटली लिया, कैसे वो बोलते रहते हैं। मेरा टाइम हो गया था ऑफिस से निकलने का, मैं बाहर जा रहा था, वॉचमैन ने रोक लिया। मैं क्या भाई? बोले नहीं, बॉस का अहमदाबाद से फ़ोन आया था कि जब तक मैं ना बोलूँ उसको जाने मत देना। मैं बड़ा इंसल्टिंग फील किया यार। तो मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया, मैं कहा ये क्या बात हुई? मैंने बोला था आपको बनाना है तो बनाना है। तो मैं अंदर गया, अपने दोस्त को बोला कि तू ट्रैक निकाल, मेरे को जो दिमाग में आएगा मैं लिखूंगा और अपन यहाँ गा के ख़त्म करेंगे, मुंह पे मारेंगे, निकलेंगे। ठीक है, अपने को नहीं चाहिए ये। और उसने बोला ठीक है। मेरे को याद है 15 मिनट हार्डली लगे थे, मेरे को जो भी दिमाग में आया मैंने लिखा। 1-2 चीज़ें करेक्ट की मेरे दोस्त ने, हम लोगों ने गा लिया, फिर मैं निकल गया। उसने आधे घंटे बाद मेरे को मैसेज किया कि ट्रैक पूरा रेडी हो गया, मैंने मेल कर दिया है। ठीक है। फिर कॉल आया मेरे को रात को मेरी बॉस का कि यार ये तो बहुत अच्छा बना है, तो अमेजिंग है, तो सॉलिड है, तुम लोग यूट्यूब पे डालो। हमें कुछ नहीं आता भाई, यूट्यूब पे कैसे डाला जाता है, क्या किया जाता है, हम तो रेडियो वाले बंदे। मेरे दोस्त ने डाल दिया। नेक्स्ट डे से सबसे पहला कॉल मुझे आया आज तक में से कि ये जो आपने गाना बनाया है इसका इंटरव्यू करना है। मैं कहा कौन मजाक कर रहा है भाई।
उसके बाद संदेश से फ़ोन आया, इकोनॉमिक टाइम्स से फ़ोन आया, सारे लीडिंग जो हमारे न्यूज़ चैनल्स थे हर कोई फ़ोन कर रहा है। मैं मेरे दोस्त को पूछा, मैं कहा यार कोई मजाक कर रहा है क्या अपने साथ? बोले नहीं भाई वायरल हो गया, एक ही दिन में कुछ 2-3 लाख क्रॉस कर गया व्यूज़, और तब तो वो बहुत बड़ी बात होती थी, अराउंड 13-14 ईयर्स बैक। तो कहा ठीक है। फिर हम लोग सज धज के जा रहे हैं सबके स्टूडियो में, जो भी पूछे कि भाई कैसे बना क्या बना, हम लोग तैयारियां कर रहे हैं कि आंसर भी ऐसे देंगे कि वो लोग खुश हो जाएं, मोटिवेशन वाला आंसर। हाँ। तो वो सामने से पूछ रहे हैं कि ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? हम बोले हाँ हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बोले आपकी गर्लफ्रेंड आपसे खर्चा करवाती है? हाँ हमारी गर्लफ्रेंड हमसे खर्चा करवाती है। वो एक आध इंटरव्यू मेरे पापा ने भी देख लिया। बोला लौंडा क्या मजाक कर रहा है भाई, ये क्या क्या बोल रहा है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो आगे के जितने भी इंटरव्यूज़ हुए सब में यही बोला कि नहीं, दोस्तों के भी एक्सपीरियंस हमने देखे हैं। हम आए दिन देखते रहते हैं लड़के कंप्लेन करते रहे कि लड़कियां बहुत खर्चा करवा रही हैं, तो जहाँ जहाँ खर्चा करवाती हैं हमें पता चला, हमने लिख दिया गाने में और बना दिया। सो इट वाज इंस्टेंट हिट, और उसके बाद से हमें किक मिली कि भाई ऐसा कुछ गुजराती में कर सकते हैं। मैं तो अभी देख रहा था कि डीजे ऑडी और आपका वन साइड रिलेशनशिप है कुछ। कुछ इनकम हुआ आपका कोलैबोरेटी से, ऐसा यूट्यूब से? नहीं, मतलब उसके बाद हमें एक बार सोनी टीवी से फ़ोन आया था। इनका एक शो था इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। तो पहले उन्होंने बोला कि आप ये परफॉर्म करोगे? हमने बोला ठीक है कर लेंगे। हम दोनों रेडी हो गए। हमारे लिए रियलिटी शो मतलब टीवी पे ही देखा हुआ, इससे पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बोले फराह खान आएंगी, अनु मलिक आएंगे, ये होगा वो होगा। मैं कहा चलो ठीक है करेंगे। तो वहाँ गए, एक होटल में हमको रुकवाया, 4 दिन का एक्सपीरियंस। होटल से हमको यशराज के स्टूडियो, फिर होटल, बाहर की दुनिया ही नहीं देखनी थी उन लोगों ने। सो पहले दिन गए, बोले कि भाई आप जरा कॉस्ट्यूम देख लो, आप क्या पहनोगे। गए, फिर शाम को पूछा कि आप क्या परफॉर्म करने वाले हो? हमने बोला कि जो आपने सुन के हमको फ़ोन किया था। बोले नहीं नहीं वो तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा, वो तो पैरोडी है, ये है वो है, तुमको हम क्या करें? तो बोले सोचो कल वापस आओ। मैं कहा अब क्या करें लास्ट मोमेंट पे भाई, जो सीखा है जो किया है वही करेंगे। तो दूसरे दिन वापस आए, बोले क्या किया? मैं कहा हमने अब तक के जितने गाने किए हैं ना उसमें एक और ऐड करके 3-4 का मिक्स कर देते हैं, पूरा मैशअप जैसा। बोले ठीक है सुनाओ। तो हमने थोड़ा बहुत सुनाया। बोले हाँ ये सही है, ये कर दो। नेक्स्ट डे भी थोड़ा बहुत ऐसा खाया पिया, कॉस्ट्यूम ट्राई किए, निकल लिए। तीसरे दिन आए, 10 मिनट दिए प्रैक्टिस करने के लिए। बोले ये स्टेज होगा, यहाँ सर बैठे होंगे, यहाँ मैम बैठी होंगी, आपको यहाँ परफॉर्म करना है, ये कैमराज है। ठीक है। चौथे दिन हमारे पास आए और बोला आप क्या बोलोगे जब मैम आपके सामने कुछ पूछेंगी? तो मैं कहा वो तो डिपेंड करता है ना वो क्या पूछेंगी, उस पर जवाब देंगे ना। तो बोले नहीं ये देखो, उन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया कि आप परफॉर्म करोगे, उसके बाद मैम आपको ये पूछेगी, उसके बाद वो पूछेगी, आप क्या आंसर दोगे अभी से बता दो। तो मैं और डीजे दी अंदर अंदर सोच रहे हैं क्या हम सिलेक्टेड हैं बिफोर परफॉर्मिंग? तो हमने यही सोचा कि शायद यही है इसलिए हमको बोला है। ठीक है, तो तैयारी करके गए, वही हुआ जो उन्होंने बताया था, ये ख़त्म हुआ। उन्होंने ये पूछा, अनु मलिक ने वो शायरी मारी, हमको जो जवाब देने थे दे। वो कन्वर्सेशन तो काफ़ी लंबा था, एडिट होकर आ गया। पर ये हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि परफॉर्म करने से पहले हमको पता था कि हम सिलेक्टेड है। तो हम अलग ही कॉन्फिडेंस में परफॉर्म कर रहे थे। तो आप एज ए कंटेस्टेंट गए थे वहाँ पे? हाँ, और वही देख रहे थे हम लोग। अच्छा, सो कुछ 6 लोग परफॉर्म करते हैं, और जो सिलेक्ट होते हैं 6 लोग, उनको कुछ वो लोग 11-11 हज़ार रुपये देते हैं। पैसा यहाँ से जनरेट हुआ, वैसा यहाँ से बना 12,000 मिला, लेकिन मिला। और आज भी फाइनली भारी शुरू नहीं 11 नहीं मिला, उसमें से भी 30% गवर्नमेंट ने काट लिए। एंटरटेनमेंट। हाँ तुम ले लो भाई, तुम ले लो। तुम ले लो। सो बस वो एक्सपीरियंस मिला कि चलो भाई ठीक है, ऐसा रियलिटी शो शूट होता है, ऐसा आपको करना पड़ता है। बस इन्हीं गानों की वजह से वहाँ पॉपुलैरिटी मिली। फिर बहुत सारी जगहों पे लोकली हम लोगों ने परफॉर्म किया। बट देन वी रियलाइज के इट्स फॉर द फन ओनली। हम दोनों में से हम दोनों मानते हैं हम कोई प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं है। हमसे आप पैरोडी करवा लो, मस्ती करवा लो, हम कर लेंगे। सुर छेड़ने को बोलोगे तो हम नहीं छेड़ पाएंगे भाई। तो फिर हमने पैरोडी बेसिकली वही हुआ ना। हाँ, क्या आप मजाक करो, आप देवांग पटेल को पकड़ लो, ऐसे कोई भी हम लोग बचपन से सुनते आए थे, हमको लगा ऐसा करते हैं। पर फिर आगे ज़माना बढ़ता गया, ओरिजिनल्स आते गए, हम भी अलग अलग सिटीज़ में हो गए, डीजे आईडी और मैं। फिर हम अब डीजे आईडी है कौन, लेकिन मेरे को तो ये जानना है। बड़ौदा में हमारे साथ जब मैं रेड एफएम में जॉब करता था तो वो साउंड इंजीनियर थे जो एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। सो उसके साथ साथ उसका पैशन था, वो डीजे भी है। तो उससे बोला कि भाई अपन म्यूज़िक भी करते हैं, थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं।
और हमको बहुत पहले रियलाइज़ हो गया था, सलमान खान से भी पहले, कि ऑटो ट्यून जैसी चीज़ है जो आपको सुरीला बनाती है। सलमान खान ओपी। अच्छा तो वही लेंगे। सो हमने देखा था लाइव कि आपके सुर जहाँ यूं डगमगा रहे हैं, वो ऑटो ट्यून से वो ऊपर जा रहे हैं। मैं कहा भाई ये तो बड़ी सही चीज़ है। पर फिर जैसे हमें पता चला, सबको पता चल गया, और फिर सबने उसका भरपूर यूज़ किया। आज वो बदनाम है, लेकिन फिर भी सलमान गाते तो चल जाता है, ऐसा है। ठीक है, तो डीजे आईडी के साथ आपने बहुत सारे सॉन्ग किए, मैंने देखा है। हाँ, हाँ। सो आपको रैपर बनना था इसलिए आप कर रहे थे, या फिर ऐसी बकचोदी के लिए? नहीं, ऐसी बकचोदी थी भाई। सजा मजा बंदी। हाँ, बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए ना। उसके मैं- बाद हो गया, वो किक वो मिल गया तब ना। हमारा टारगेट बहुत बदलता रहता था। कभी हम सोचते थे कि किसी दिन अमेरिका और यूके जाके परफॉर्म करेंगे। ये हम रोज सोचते हैं। अभी हमको एक गाड़ी दिखी मिनी कूपर, लगा अभिषेक ये लेनी है मेरे को यार। बोला, ये नहीं लेनी, ब्लू। मैंने नहीं, मुझे ब्लू चाहिए, लाइक ब्लैक। तो हम लोग उस टाइम ये बोल के लड़ रहे थे कि हमें कौन सी कलर की मिनी कूपर और चाहिए। उसमें मैं इसका ऐड करो, चार्टर तो ऊपर ही खड़ी है। बस हमारा वही था कि काफ़ी गुजराती कल्चरल परफॉर्मेंस लेके जाते थे। हमने सोचा कोई हमारा टैलेंट भी पहचानेगा, कॉल करेगा, बोलेगा ठीक है 5-10 लाख रुपए रखो और फ्लाइट की टिकट तुम्हारी बिजनेस क्लास करवा देते हैं, तुम आ जाना। पर सैडली ऐसा कभी हुआ नहीं। और फिर हमने एक बार तो ये भी सोचा कि काम करते शादियों में जाके गाते, वहाँ तो पैसा बहुत है भाई। अगर आप पॉपुलर हो गए तो शादियों में अच्छा खासा पैसा है, वो करेंगे। नहीं वहाँ लाइव गाना पड़ता है भाई, वो ऑटो ट्यून कैसे लगाओगे? तो वो भी छोड़ दिए सपने। फिर तो करियर के चक्कर में हम दोनों ही काफ़ी अलग अलग दिशाओं में चले गए। तो मैं अभी रेडियो में हूँ, ही इज़ इनटू प्राइवेट डीजेइंग एंड म्यूज़िक। उससे भी गुजराती मूवीज़ में म्यूज़िक वगैरह किया हुआ है। तो वही होता था कि मिलना नहीं होता था, इसलिए ज़्यादा कर नहीं पाते थे। बट इट वॉज फन, मज़ा आता था। तो मज़े के लिए किया है बस खाली हम लोगों ने। तो कितने साल से आप आर्जिंग कर रहे हैं? ये 15th ईयर चल रहा है मेरा। 2007 से मैंने शुरू किया था। तो कैसे आर्जिंग में कैसे एंटर हुए आप? मेरे को याद है जिस दिन मेरा पहला दिन था रेडियो पे, उसी दिन इंडिया का फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप फाइनल था, जीते थे और हम जीते थे। भाई साहब मैं बड़ा खुश था अपना। तो आपको आपका जॉब का फर्स्ट डे याद है? हाँ, और वो उस दिन पूरा दिन किसी ने काम नहीं किया, सारे बैठे हैं टीवी के आगे, खाना पीना चल रहा है, मज़े चल रहे हैं। और मेरा पहला ऐसा कॉर्पोरेट जॉब था। सो मैं बड़ा खुश था। मैं कहा यार अगर ऐसे ही ज़िंदगी है फिर तो और कहीं नहीं जाना, खा पी के मज़े करने, सैलरी लेनी है हर बार। सो मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ अपना, तो आई एम फ्रॉम अ सिंधी फैमिली। सो पापा नवसारी में बिजनेसमैन हैं, अच्छे हैं, रेप्यूटेड हैं। तो उनको ऐसा था कि मैं बिज़नेस में ही रहूँ। हर फादर को ऐसा होता है कि भाई जब जमाया हुआ है तो आगे बढ़ाओ। पर मुझे स्कूल के टाइम से ही डांस वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था। तो अपने ख्वाब ऐसे थे कि मुंबई जाएंगे, शामक दावर या गणेश शेगड़े के अंदर ट्रेनिंग लेंगे, बैकग्राउंड डांसर बनेंगे, बाद में खुद का क्लास करेंगे, और बाद में शाहरुख खान, अक्षय कुमार सबको सिखाएंगे। सो प्लान रेडी था। तो पर सपोर्ट नहीं था उस चक्कर में। फिर ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, सोचा कि सूरत चलते हैं नवसारी से, और मार्केटिंग का जॉब मिला मुझे। बजाज 2 व्हीलर के सर्विस कार्ड बेचता था मैं घर घर जाके। सो 400 रुपये का कार्ड बेचोगे तो आपको 80 रुपये मिलेंगे एक कार्ड पे। बाकी सारे भी बेच रहे थे। तो मेरे को फ़ायदा ये होता था कि मैं ऐसा गोरा चिट्टा और अच्छे कपड़े पहन के जाता था तो लोग मान लेते थे मेरी बात, जबकि वो कार्ड था तो एक स्कीम ही। मुझे नहीं पता था, पर मेरे को ऐसा कि लोगों को फ़ायदा होता होगा, तो मैं प्यार से लोगों से बात करता था। मेरे 3-4 कार्ड बिक जाते थे तुरंत। तब दिन के 300 रुपये कमाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। 2 घंटे पे फ्री हो जाता था। मैं अब क्या करूं? फिर किसी के घर में डांस कोरियोग्राफी की, उनका होस्ट नहीं आया उस दिन तो होस्टिंग किया, तो वो भी चल पड़ा कि भाई चलो अच्छा कर लेता है। एक दिन ऑडिशन का पता चला रेडियो में चल रहा है, गया ऑडिशन दिया। 40 लोग थे मेरे आगे। 3 टॉपिक पे कुछ लिखना था, मैंने लिख के सुनाया आधे घंटे में। तो मैं 25 मिनट में लिख के फ्री हो गया था। 5 मिनट पे बैठा, उनका रेडियो चल रहा था, वो रेडियो सुना। तो आया, ऑडिशन दिया, रिजेक्ट हो गया। बोले ये तो नहीं चाहिए हमको, ये मज़ा नहीं आया, ऐसा वैसा। हाँ ठीक है, मैं तो एवं ही ट्राई कर रहा था। तो मैंने सर एक पोइट्री भी लिखी है, आपका जिंगल बज रहा था ऊपर, तो उसी का मैंने चेंज कर दिया और कुछ लिख दिया, वो भी सुन लो। मैं किसी और को क्या सुनाऊंगा, आपका कंपनी का है तो बोले सुना। तो रेडियो मिर्ची वो कंपनी थी, और फिर मैंने उनको पूरा जो भी लिखा था सुना दिया हिंदी में, कि नौकरी नहीं है फिर भी किसान खुश, लड़की नहीं है फिर भी जवान खुश, बचती नहीं है फिर भी आंटी खुश, और आटा नहीं है फिर भी घंटी खुश, तो मिर्ची सुलने वाले ऑलवेज खुश, ऐसा। तो
दे वर वेरी इम्प्रेस्ड कि क्या बात है, तूने ये कब लिखा? मैं कहा फ्री बैठा था तो लिख दिया, मेरे को राइमिंग का बड़ा शौक है। तो बोले बहुत अच्छा है, पर तूने हिंदी में लिखा है और हम आरजे ढूंढ रहे हैं जो गुजराती बोलता हो, अच्छे से बोलता हो। फिर उनका फ़ोन आया, 2 मिनट उन्होंने फ़ोन पे बात की और फिर फ़ोन रख के बोला कि अभी तू जा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैंने बोला गुजराती सुन लो। बोले इतना टाइम नहीं है कि तुम गुजराती करो। मैं कहा हो गया गुजराती? बोले कब हुआ? मैं कहा फ़ोन पे बात कर रहे थे तब हुआ। तो मैंने पूरे 8 में से 2-3 लाइन भी चेंज किए पूरे के पूरे, क्योंकि सारे हिंदी प्रॉपर गुजराती में भी राइम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बोले ये तूने अभी किया? मैं कहा अभी किया। तो उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने सबको सुनाया, सबने बहुत तारीफ़ की। बोले राउंड 2। ओके, अब राउंड 2 में कैसा था कि आपको एक माइक के आगे एक वर्ड दिया जाता है, आपको अलग अलग एक्सप्रेशन में बोलना है, जितने में भी आप बोल पाओ। मान लो एक वर्ड माँ है तो खुश होके कैसे बोलोगे, सैड होके कैसे बोलोगे, सरप्राइज होके कैसे बोलोगे। तो ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैंने बोला, तो साउंड इंजीनियर जो वहाँ का था वो बाहर आया, उसने बॉस को बोला कि आपका जो अच्छे में अच्छा आरजे है ना, उसने मेरे को 5 वेरिएशन दिए थे, ये लड़के ने मेरे को 9 वेरिएशन दिए हैं। तो बोले ये तो बड़ा काम का है। ठीक है। अब आखिरी जुगाड़ था, वो काम था आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग का, मतलब बाहर जाना है, बाहर लोगों से बात करनी है और फिर आरजे को उसका रिपोर्ट देना है, जैसे वो न्यूज़ संवाददाता करते हैं पर रेडियो का थोड़ा अलग स्टाइल में होता है। मैं ठीक है, मेरे को भेजा। बोले सेंसेक्स बहुत अप जा रहा है, जंप मार रहा है, तो आप बाहर जाओ, लोगों को बोलो जंप मारो, जो सबसे ज़्यादा बड़ा जंप मारेगा उसको तुम प्राइज़ दोगे। हाथ में प्राइज़ लेके मैं निकल पड़ा। भटार में अपना एक गार्डन है, हाँ बस वहाँ चला गया मैं, विवेकानंद पे। तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे पहुँचा। मुझे वहीं से बताया गया था, मैं सूरत से फेमिलियर तो था पर इतना नहीं कि कहाँ भीड़ मिलेगी मुझे पता हो। उन्होंने बोला वहीं जा, मैं वहाँ चला गया। कोई नहीं, एक आदमी नहीं। एक काका थे जो कम से कम 70-75 साल के होंगे, मैं इनको बोलूँ कैसे जंप मारो। तो फिर एक लड़का था बाहर अमूल पार्लर पे बैठा हुआ, तो मैंने बोला कि यार ऐसा ऐसा है, मैं फंसा हुआ हूँ। बोले ये तो कोई टाइम नहीं है, सुबह 7 बजे आओगे तो लोग मिलेंगे, नहीं तो नहीं। मुझे फ़ोन आया ऑफिस से कि भाई 5 मिनट में तुझे कॉल कर रहे हैं, तू पूरा जिससे भी जंप मार के जिताया उससे बात करवा। तो मैं फंस गया। मैं कहा अब इनको बोलूँगा कि नहीं है कोई तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैंने अमूल पार्लर वाले को बोला कि भाई तू हेल्प कर दे। उससे बोला नहीं, मैं यहाँ सेठ आएगा मेरे पे चिल्लाएगा, ऐसा वैसा, बिज़नेस करने बैठा है, ये सब कर रहा है। मैं काम कर, तेरे से मैं 20 चॉकोबार खरीद लूँगा 10-10 रुपये वाली, तू मेरा ये काम करते। उससे बोला सच्ची खरीदोगे? मैंने पहले ही 200 रुपये दे दी। मैं कहा मैं खरीदूँगा। तो बोले ठीक है। मैं करना क्या है? वो कहा खाली फ़ोन आएगा, उस पर तुमको ऐसे बोलना है कि हाँ मैंने जंप मारा, मेरे को बहुत मज़ा आया, रोशन ने मेरे को प्राइज़ दिया, आई एम वेरी हैप्पी। उसको इतना मग करवाया मैंने पूरा। फ़ोन आया, मैंने पूरा ब्रॉडकास्टिंग दे दिया कि अरे यहाँ पे बहुत लोग हैं, जंप मार रहे हैं, बहुत मज़ा आया, सब लोगों को बहुत मज़ा आया, सबकी एक्सरसाइज हो गई और विनर है मेरे साथ विनय। विनय से बात करवाते हैं, विनय कैसा लगा? सब ने लाइक अरे बहुत मज़ा आया, मैंने सबसे ऊंचा जंप मारा और उसे सब बोल दिया। और सामने मेरी आरजे खुश कि हाँ भाई बढ़िया से उसने दे दिया ऐसा करके। 20 चॉकोबार ली, ऑफिस पहुंचा, सबने मेरे लिए तालियां बजाई कि तेरी जॉब फिक्स ऐसा करके। मैं कहा मेरे को पता ही था, पहले से चॉकोबार लेके आया हूँ मुंह मीठा करवाने के लिए। बोले क्या कॉन्फिडेंस है? बैक स्टोरी में पहली बार बता रहा हूँ किसी को। तो ये सारी स्टोरीज ऐसी होती है यार की जो जीतते हैं, जो हाँ। जीतते हैं सारे, जो जीतते हैं सारे। नहीं सबकी ऐसी नहीं होती। वो मैंने अपना थोड़ा सिंधी दिमाग लगाया। मैं कहा आज बोले एक विनर है, बोले किसी की जॉब भी लगी है साथ में। मेरा ऊपर से ऐसा था कि बहुत ज़रूरी था कि उनका सैलरी वैलरी अच्छी मिलेगी, 6 महीने काम करेंगे, पैसे जमा करेंगे और चले जाएंगे मुंबई डांस कोरियोग्राफर बनने। अच्छा तब भी माइंड में तो यही था। फिर नौकरी भी 6 महीने, फिर नौकरी में इतना मज़ा आने लगा। मैं कहा यार यहाँ डांस भी कर सकता हूँ, यहाँ गाने भी गाने को मिलते हैं, एक्टिंग भी करने को मिलती है, एसी वाली ऑफिस से खा पी के मज़े करो। तो अंदर का आर्ट बाहर आ रहा था और एकदम अचानक से खुल के ऐसा लगा कि यही एक्चुअली काम भारी है मेरे लिए कि अब यही करना है। और फिर रेडियो में ही इतना मज़ा आने लगा कि मैंने उसी में इतने साल कंटिन्यू किया, साइड बाय साइड जो भी शौक है पूरे करते रहा। अभी कौन से इसमें? रेड एफएम में हूँ। मैंने रेडियो मिर्ची से शुरू किया, रेडियो सिटी में भी काम किया, रेड में भी काम किया, बड़ौदा में, अहमदाबाद में। फिर जब यहाँ प्रमोशन मिला और मेरे को लगा घर के पास आने का मौका मिल रहा है तो आ गया। शादी भी रेडियो में की? हाँ, शादी रेडियो में की है। लव था अरेंज था? ये अभी मैं किसी को बोलूंगा कि अरेंज था तो कोई मानता नहीं कि बोले रेडियो में ही थे। और हमने 3 साल साथ में काम किया। शी वॉज माई प्रोड्यूसर
तो जब साथ में काम करते थे तो झगड़े बहुत होते थे, तो लोग हमें टॉम एंड जेरी बुलाते थे कि हमेशा झगड़ते रहते हैं ऐसा करके। और इतनी मतलब नफरत बात बात पे, क्योंकि काम एक दूसरे के साथ ही बनता था, और अगर तुमने सही नहीं किया तो मेरा काम गलत होगा, तो चिल्लम चिल्ली बहुत होती थी। और मैं बहुत मस्ती मस्ती में पर मुक्के भी बहुत मारता था अपनी वाइफ को, जब मेरी प्रोड्यूसर थी। तो जब फिर मैं अहमदाबाद चला गया, वो बड़ौदा रही, फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ सूरत, उसका भी 2-3 महीने बाद सूरत ट्रांसफ़र हुआ प्रमोशन होके। अब वापस मिले, बहुत पुराने दोस्त थे, अब कलीग्स थे, अब सामने सामने कंपटीशन में, तो कभी कभी मिलते थे, घूमते फिरते थे। फैमिली ने बात निकाली उनकी कि यार दोनों की एज भी हो रही है, दोनों को और कोई पसंद भी नहीं आ रहा है, एक दूसरे के बारे में क्यों नहीं सोचते। तो हम तो पहले हंस दिए, कहता हाँ तू तो आखिरी लड़की होगी जिससे शादी करूँगा ना, उससे भी यही साइड डायलॉग्स बोले। 2-3 महीने और गुजरे, हैंग आउट किया, घूमने फिरने, एक ट्रिप पे गए थे हम लोग, हाइकिंग पे गए थे। तब फ्लो में ऐसा लगा कि हाँ भाई हो सकता है हमारे बीच में ऐसा, हाँ बस। तो तब फिर फैमिली में बात की और ऐसा हुआ कि चलो कर देते हैं, और लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन आ गया, आपका सबसे संपर्क टूट जाता है, तो जो सबसे आपके नियरेस्ट होता है उनसे ज़्यादा बातें होती हैं। तो लॉकडाउन प्लेड अ मेजर रोल, पूरा दिन बातें होती रहती थी, और ऐसा तब ऐसा हुआ कि हाँ ठीक है चलो, थैंक्स टू चाइना दे। तो कोरोना को थैंक यू बोलते हैं। हाँ तो वहाँ वो हो गया। और आज भी हम लोग ऐसा है कि उसका जब ऑफिस का फ़ोन आता है तो वो बेडरूम में चली जाती है, मेरा फ़ोन आता है तो मैं कहीं इधर उधर हो जाता हूँ कि एक दूसरे की ऑफिस की बातें ना सुन लें हम लोग। आप जब रूम में आए तो मैंने देखा कि आप कुछ बोल रहे थे, कुछ जैसे आपने भारी शो पढ़ा, काम भारी पढ़ा, आप कुछ। अरे मेरे को है ना राइम करने का बड़ा शौक क्योंकि है आप, भाई। हाँ मैंने देखा आप कुछ तो कर रहे थे। तो राइम कर लेता था। हाँ तो नहीं मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था, मैंने जब ये पढ़ा और मैंने आपको नाम पूछा तो वैसे दिमाग में चल रहा था, बुलाया जिन्होंने उनका नाम भारी, बुलाते उनको जिनका काम भारी, दिन जिनके हल्के जिनकी शाम भारी, सस्ते नहीं है उनके दाम भारी। ऐसा मेरे ये मैं कल ही प्रोड्यूस करवाता कट करके इसको ऐड चलाएंगे, यही प्रोड्यूस करवाते भाई कल। ये आपका नाम बड़ा फैसिनेटिंग है, तो मुझे मज़ा आता है जब ऐसा हट के नाम होता है, हट के बातें होती हैं, तो मेरा दिमाग तुरंत ऐसा राइमिंग करने लग जाता है, लिखता भी हूँ गाता भी हूँ, तो फिर ऐसा शुरू हो जाता हूँ। ठीक है। सो मैं आपको बता दूं काम भारी और भारी शो क्या है, हम लोग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो शो क्यों कर रहे हैं, पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं। हाँ कि हम लोग को ऐसा लगता है कि पूरे दिन थक जाते हैं, राइट, तो यहाँ पे आके हम चिल करते हैं। बहुत सही है। और उसके साथ साथ आप जैसे लोग, जो भी लोग हमारे आसपास हैं, उनसे आज शायद 1 घंटे बाद हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जान जाएंगे। बिल्कुल, ऐसे तो वेडिंग्स में मिले हुए हैं, खाली कॉल ही हुए हुए हैं। बहुत शूट से मिले हुए हैं। हाँ शूट्स में, तुम शूट्स में मिले हुए हो। अभिषेक भाई के साथ तो बहुत, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स के साथ बहुत काम किया हुआ है, सो इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली, सो बात करने में और मजा आता है। गोवा से तो ना, दीदी की शादी में गोवा से एज ए होस्ट। सो हम लोग भारी शो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ भारी कर पाए। लोग का तो पता नहीं, हाँ हम सीख जाएंगे। सो हम लोग को लगता है कि आज जैसे अभी आपको बुलाने का रीजन मेन क्या था, हाँ। हमको मस्ती चाहिए थी, बिल्कुल, तो मतलब भैया को बुलाते हैं। हाँ। हाँ अब पता शो का नाम है भारी, लेकिन सुनने के बाद आप थोड़ा हल्का फील करोगे, लाइट फील करोगे। इंट्रो में लाइन ऐड कर दे। ऐसे में बहुत लाइन दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है। सो आपसे एक सवाल, अब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिव सवाल है। अरे भाई डराओ मत। कंटेंट क्रिएशन में मिलियन व्यू कैसे लाते हो आप? कंटेंट क्रिएशन का गेम हमारे लिए तो बहुत नया था, क्योंकि हम लोग ऑडियो वाले लोग थे, रेडियो वाले। जब हम पे प्रेशर आया कि भाई आपको वीडियोस भी करने पड़ेंगे, आजकल यही इन है, तो टिके रहने के लिए आपको करना पड़ेगा, तो हमने शुरू किया। बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, हर कोई चीज़ ट्राई कर ली, लोगों की कॉपी भी कर ली, फिर अपने वर्जन्स भी बनाए, किसी में कुछ नहीं मिला। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली रियलाइज़ हुआ कि किसको क्या पसंद आता है ये आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप कितनी बार ऐसा कंटेंट देखते हो जो आपको लगता है ये क्या है, लेकिन उसके मिलियंस व्यूज़ हैं, और जब कोई लगता है कि अरे भाई इसने तो बढ़िया सी रिसर्च की है, एस्थेटिक्स के साथ किया है, तो लड्डू पीला कलर याद आ गया। हाँ, सो वो सब चलता है, क्यों चलता है पता नहीं। तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, जो एक्सपेरिमेंट आपको लोगों को हिट कर गया उसी पे फिर कंटिन्यूस आप पाथ पकड़ के चलो। ये बहुत बोरिंग काम है, पता है आपको। आपको एज अ क्रिएटिव पर्सन आपको हमेशा खुजली होती है कि नया करूं, लेकिन नहीं, इंस्टाग्राम आपको बोलता है ये आपका चला, यही करो, आप जितना भी बोर हो जाओ यही करो, ऑडियंस इसी के लिए आ रही है,
तो आज आप डांस कर रहे हो, ऑडियंस खुश है, आप भले सिंगर अच्छे हो, दूसरे दिन आपने गाना गाया, पर नहीं, उनको नहीं पसंद, बोले मैं डांस के लिए आया था, मेरे को डांस देखना है। एल्गोरिथम इज अ मिथ ब्रो, इंस्टाग्राम। हाँ, हम बोलते हैं ना कि ये करेंगे, ये कुछ नहीं, वो जो चाहता है वही रीच होता है। नहीं, आपने जो बोला ना क्रिएटिव लोग की चूल, ये हमारी भी, हम आज बोलते हैं 100 करोड़ कर लेंगे, हाँ। कल बोलते हैं यार छोड़ ना 2 करोड़ में कर लेते हैं, सब बेच बाच के गोवा चलते हैं। कभी अचानक बात कर लेते, नहीं यार टी शर्ट का धंधे में मजा आ रही है, 2-4 आउटलेट खोल लेंगे, अगले दिन बात करते छोड़ यार नहीं करना। तो क्रिएटिव आदमी की दिक्कत ही है, बस वही ये दिक्कत है, एकदम रियल दिक्कत है। ठीक है, सो अब मेरे को आपसे ये जानना है कि आप लाइफ के पर्सपेक्टिव को कैसे देखते हो। जैसे मैं आपसे जब कॉल पे बात की थी, तो हम दोनों हम बोलता हूँ कि सूरत के सबसे बड़े मैनिफेस्ट अगर कोई करने वाले तो हम दो हैं। ओके, सब खरीद लिया हमने। अच्छा मतलब हम हर पॉडकास्ट में जेट बात हमारे करते ऊपर हैं, खड़ा है, अच्छा, मशीन लेने जाना, पायलट बाजू में बैठा होगा शायद। फ्लाइट अंदर हो सकता है। तो आपके घर की शादी में अंबानी अदानी भी लड्डू वड्डू बांट रहे होंगे? नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं है। नहीं। अंबानी अदानी को तो ऐसे ही हलवाई अभी हो जाती है, अच्छा, वो तो ठीक है, वो तो बड़े पापा है हमारे, ठीक है। लेकिन मतलब बोलते हैं वैसा कि 2030 में फोर्ब्स में आ जाएंगे। हाँ, हमारी छपी हुई है, पब्लिश होनी बाकी है, ओके, बैंक में पैसे पड़े हैं, रिफ्लेक्ट होने बाकी है। राइट, सो हम लोग बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, उससे होता क्या है कि चीजें अपने आप बैठ जाती है। ओके, जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कामबारी का। वी मेड अ टी शर्ट कॉल्ड हर काम में राम, ओके, 22 जैन के लिए। हमने उसका कैंपेन रन किया, कोशिश किया उसको क्या करे। सडनली वो हफ्ते के अंदर हमारे पास स्माइल रेडेड, अगर आपको पता हो तो, रैपर है सूरत के, हाँ, यश मेहता, बहुत अच्छे फ्रेंड है हमारे। हमने उनसे बात की कि भैया एक रैप करते हैं, बोले हाँ चल करते हैं। ओके, वो रैप बहुत अच्छा गया, हर काम में राम के लिए रैप किया उन्होंने। फिर अचानक से वृंदावन के गुरुजी थे, वो आ गए पॉडकास्ट पे उसी हफ्ते। नाइस, तो हमको जब मालूम पड़ा मैनिफेस्ट का, जब गुरुजी ने बताया कि आप जब भगवान काम में लाते हो तो भगवान ही वो चीज करता है, राइट, और अगर मैं मॉडर्न वे में बोलूं तो हम जो सोचते हैं वो अपने आप हो जाता है। हो जाता है। सो आप लाइफ को लेके कितना सीरियस हो, आपका क्या पर्सपेक्टिव है ये सब चीज को लेके? मेरा थोड़ा उल्टा है, मैंने ये सब सोचा बहुत कि भाई मैनिफेस्ट करूं, सुना भी बहुत है कि आप जब दिल से मैनिफेस्ट करते हो तो आपको कुछ मिल जाता है, पर वही क्रिएटिव लोगों वाली चूल के आज ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, कुछ और ही कल मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तकलीफ वो हो जाती है हमारी। आपको बोला ना 100 करोड़ 5 करोड़। तो जब मैं ही श्योर नहीं हूँ कि मुझे क्या चाहिए, तो यूनिवर्स मुझे क्या देगी। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे को लगता है कि कोई काम मुझसे नहीं होगा या यहाँ गड़बड़ होगी, तो तब मैं खाली इतना सोचता हूँ क्या उखाड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या बुरा होगा। हाँ, जब वो बुरा सुनता हूँ ना कि भाई एक्सट्रीम तो यही होगा, पर यहाँ तो ज़िंदगी ख़त्म हो नहीं रही, तो ठीक है कर लेते। मेरे को मेरे भाई का एक दोस्त था बचपन में, मैं बड़ा छोटा था, मेरे भाई का एक दोस्त था अज्जू। अज्जू की एक खास बात ये थी कि अज्जू कभी भी किसी को मना नहीं करता था। अज्जू को लोग थोड़ा पागल भी समझते थे। अज्जू जो साइकिल चलाता है, अज्जू को आप बोलोगे ना अज्जू ट्रक चलानी है, अज्जू कभी मना नहीं करेगा, चला लेंगे। और उसका इतना कॉन्फिडेंस हैवी होता था कि भाई तेरे को आता है नहीं, पर दुनिया चला रही है तो क्या नया क्या होगा, हम भी चला लेंगे। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दुनिया में एक ही इंसान चलाता है या भगवान ही चलाते, इंसान ही चलाते ना, हम भी चला लेंगे, थोड़ा इधर उधर होगा चला लेंगे। सो अज्जू का कॉन्फिडेंस मुझे आज तक याद है कि जब ऐसा लगे ना कि ये काम यार नहीं होगा अपने से, तब ऐसा होता था कि यार कूदो तो सही काम में, बाद में डिसाइड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा। हम लोग यही सोचते हैं कि जब ऐसा होता है ना, फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है कि यार नहीं हो रहा है, तो इट्स लाइक कौन करेगा, करना तो अपने को ही है ना। एट द एंड ये तो नहीं करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन ट्राई मारते करो, क्योंकि एट द एंड चीज़ वही करना तो अपने को ही है। और एक बार जब आप वो स्टेप कर जाते हो ना, वो इस दलदल जैसा है, आपने पैर रख दिया तो अब आपको खुद ही मेहनत करके उसमें से पार निकलना है, फिर कोई नहीं आएगा। पर दलदल में घुसो, बाहर से बैठ के सोचोगे कि नहीं यार छोड़ना, इसमें से नहीं पार होगा, तो फिर सामने जो लग्जरी है और जो अचीवमेंट्स है वो कभी नहीं मिलने आपको। ठीक है, सो आगे बढ़ते हुए भारी शो के अंदर हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि भारी शो बंद कर देते हैं। क्यों? बिकॉज अच्छा, सोचते तो बहुत है। बंद कर, बहुत पैसा भी लग रहा है, हाँ, टाइम भी जा रहा है, बिजनेस करने बैठे हैं, ये करने बैठे हैं, राइट, दो चीज़ आती है कि काम बारी भी है, वेरियस बिजनेस और थोड़े से देख रहे हैं थोड़ा बहुत, तो इसमें बहुत टाइम जा रहा है, करें नहीं करें, करें नहीं करें। फिर एक दिन हम लोगों की बात हुई, चंदन ऑमलेट वाला है, हाँ, वहाँ पे हम लोग गए कि उसको लेके आएंगे, ओके, क्योंकि उसके बहुत किस्से हम लोग उसमें फ्री खा के उठे हुए हैं। अच्छा, मतलब 2000 का बिल है, उठ के गाड़ी में चले गए, उसको पता ही नहीं है। ओके, मतलब उसको बोल के उसको बुलाएंगे, ऐसा स्टोरी बात करेंगे। हाँ, हम एज अ सेल्स पर्सन उसके पास गए, और मार्केट में बैठता हूँ, टेक्सटाइल में बैठता हूँ, तो ये सब आदत नहीं है, अब तो सबको ओए करके बुलाते इधर आ। हाँ, हाँ, और वहाँ गए, उसने मेरे को ऐसा ट्रीट किया कि मैं कोई सेल्स पर्सन हूँ, हार्पिक बेचने आया हूँ। अच्छा, बैठो, मैं बैठ गया, बोलो, बोला सर ऐसा ऐसा है, समझ के बताता हूँ।
कॉल पे बात कर रहा है और मेरे को देख भी नहीं रहा। हाँ फिर मैं उसको नहीं चाहता था मेरा बैकग्राउंड बताना, कुछ बोलना नहीं चाहता था। मैं उसको बोला कि आप भी देख के बताइएगा, और एक स्टोरी आपके लिए, मैं उसको स्टोरी सुना के आ गया, ये वाली फ्री वाली। उसको फिर भी चुल नहीं जागी। अच्छा। बोला उसको अब तो चुल जागी, बोला क्या हुआ कैसे हुआ, हाँ। कुछ नहीं बोला। फिर इसके पास में आया, मैं उधर छोड़ के आ गया। मैंने अपनी कोई औकात नहीं है, अपन खाली अपने ऑफिस में 10 लोग के सामने कितना ही फफड़ ले, हाँ। अपने बाहर कोई नहीं जानता अपने को। तो उस दिन ऐसी चुल आ गई कि अब ना सुन लेंगे, उसके पहले ना नहीं सुनना था हमको। अच्छा। वही था हमारा, हमने आधे गेस्ट को, चाहे हमारा खास गेस्ट क्यों, मतलब कोई हमारे क्लोज फ्रेंड, हमने उसको इनवाइट ही नहीं किया। या इसने ना बोल दिया ना हाँ तो चूर मचेगी फिर बाद में, इसने ना कैसे बोल दिया। सो लाइक पूछ ही मत। सो इसको सम अप करके आप जो बोल रहे हो ना कि चीज हो जाती है, बुरा ज्यादा से ज्यादा अगर ना ही सुन लेंगे ना ही सुन लेंगे ना, और तो क्या। हम भी एक हार्पिक के अच्छे सेल्समैन बन गए। अज्जू भाई, हाँ अज्जू भाई बन जाओ, कूद पड़ो, ज्यादा से ज्यादा क्या ही बोलेगा, ना ही बोलेगा ना। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा सा जानना है आपके एज अ होस्ट करियर के बारे में। ओके। आप बहुत सारे वेडिंग्स में मैंने आपको देखा है। हाँ आप आरजे के अलावा और क्या क्या कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। सी मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी यही सब लिखा है कि आरजे तो हुई, एंकरिंग भी करता हूँ स्टेज पे, मुझे लाइव ऑडियंस बहुत पसंद है। एट द सेम टाइम मैं लिरिसिस्ट भी हूँ, मैंने 2 गुजराती मूवीज़ के लिए गाने भी लिखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इंडिविजुअल सिंगर्स के लिए गाने लिखे हैं, अपने सारे गाने मैंने ही लिखे हैं। फिर गा भी लेता हूँ थोड़ा बहुत ऑटो ट्यून की मदद से, और कंपोज़र भी हूँ, मैं ट्यून कंपोज कर लेता हूँ अच्छी सी, ओरिजिनल सॉन्ग की भी। तो वो सारी चीज़ें हैं, हर क्रिएटिव चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है मैं कर लेता हूँ। ये समझ लो कि मैं 15वीं 16वीं कॉपी हूँ फरहान अख्तर की बहुत पीछे हूँ, पर जैसे वो सारी चीज़ें कर लेते मैं भी थोड़ा बहुत सब कर लेता हूँ। हाँ क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि अगर आप सारी चीज़ें करते हो तो आप फरहान अख्तर बनोगे, ठीक है। वो एक जॉनर फिक्स हो गया इंडिया। हाँ, लेकिन अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस करोगे और उसी को बढ़ावा दोगे तो आप शाहरुख खान जैसे बनोगे। किंग शाहरुख खान है, फरहान अख्तर नहीं है। बट फिर वही था कि यार ये चीज़ फॉलो करूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या फरहान अख्तर बन के खुश रहूं। तो मैंने फरहान अख्तर बनना पसंद किया कि वो जो काम जो अपने को नहीं समझ में आ रहा उस पर फोकस करूं, इससे अच्छा सारी चीज़ों पे फोकस करूं जिसमें मज़ा आ रहा है। अल्टीमेटली लाइफ में मज़ा आना चाहिए यार, क्योंकि कुछ लोग करोड़पति होके भी खुश नहीं है, गरीब आदमी भी खुश लगा पड़ा है, जो काम मज़े में है वो कर रहा है। दुनिया का किंग बनने का क्या फायदा, अपने किंग बनेंगे वाले। हाँ, किसी किंग के यहाँ वॉचमैन बनने से अच्छी अपनी झोपड़पट्टी के मालिक बनो भाई। सो आगे बढ़ते हुए कि जैसे आपकी शादी हुई, गर्ल्स कम इन द लाइफ आपने बोला है कोलाबरी में, डाक क्या क्या लाइन है वो, गर्ल्स छोकरी मांगे कार, ऐसे कुछ था ना, हूँ तो नवरो बेकार। तो नहीं मतलब जोक सपाट लेकिन ये समझना कि लाइफ पार्टनर से क्या चेंजेस आते हैं एक मैन में। इसकी आने वाली इसलिए वो थोड़ा तेरी भी आने वाली है सामने, क्या आएगी तो तेरी पहले आएगी। तो ये पर्सनल सवाल है हमारा कि क्या चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। बहुत आएंगे कुछ तो सोचोगे भी नहीं और आएंगे, और ये दोनों तरफ से आते हैं। ये इतना मैं ब्लंटली कहना चाहूँगा कि कोर्टशिप पीरियड में जो आपके साथ हो रहा है, जैसा जैसा आपका पार्टनर बिहेव कर रहा है, हो सकता है शादी के बाद 50 to 70% उसमें चेंज आ जाएगा। हाँ, आपको ऐसा लगेगा ये कितनी स्वीट है, मेरी सारी बातें समझती है, तो बाद में वो स्वीटनेस आपको ऐसा डायबिटिक पेशेंट जैसी लगेगी कि यार ये नहीं हजम हो रही मेरे को। और वो उनको भी होगा, उनको भी ऐसा लगेगा कि ये कैसा है, हर चीज़ में हाँ बोलता है, कितना अंडरस्टैंडिंग है। बोलो कि बेबी खाना नहीं बनाना तो बोले हाँ कोई बात नहीं बाहर से खा लेंगे, लेकिन वही चीज़ जब शादी के बाद 2 बार घर पे होगी ना, वही बोलेगा अरे भाई कितना घर पे खाना है कि नहीं, ऐसा करके। तो ये एक्सपेक्टेशन लो रखो। एक्सपेक्टेशन जब जितनी लो रखोगे ना, ये सिर्फ शादी में नहीं हर चीज़ में काम आएगी। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 0 है तो जो भी मिलेगा आपको प्लस में मिलेगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ही 10-15 पे है, फिर वो 2-5 मिलेगा तो आपको दुखी ही करेगा। बस एक्सपेक्टेशन 0 रखो और माइनस में ना जाए उतना देखो। जीरो रखेगा आदमी तो फिर यार सोचेगा कैसे बड़ा। तो आपने ऐसे तो फ्ली किया ना। नहीं पार्टनर से, किसी और से क्या, खुद से एक्सपेक्ट करो जितना करना है। अच्छा। पर दुनिया आके मेरे लिए ऐसा करेगी वो मत सोचो। मेरी बीवी आएगी और हाँ बस ऐसा वो नीता अंबानी आएगी और मुझे मुकेश बना देगी ऐसा नहीं होता। सुधा मूर्ति नहीं आएगी तेरी लाइफ में ब्रो। हाँ, सो वो चिल पर्सन हम सोचते हैं कि अरे ये तो महीने में एक बार मूवी दिखाऊंगा या होटल में खाना खिलाऊंगा तो भी खुश रहेगी। नहीं, इसलिए मेरे मामा जी थे, वो कहते थे कि बेटा कि वो लड़की लाओ जिसके पास मोटोरोला हो या सैमसंग हो,
जिसको तुम आईफोन दो तो वो तुम्हारी वैल्यू करे। तुम आईफोन वाली लेके आओगे तो उसको तुम आगे का मॉडल दोगे तो वो भी यही बोलेगी कि ये कितने मेरे पापा भी दिला देते। करेक्ट। तो पॉजिटिव तो आपने कुछ नहीं बताया, इस बार आपने सिर्फ दुख ही बताया। ये दुख हो गए, ये दुख हो गए। पॉजिटिव एक आपका जो चंचल मन है जो हर दिशा में भागता है वो थोड़ा फोकस्ड रहेगा। जैसे आपकी लाइफ स्ट्रीमलाइन होती है ना, आपको पता है घर जाना है ये टाइम पे, ये जिम्मेदारियां आप मेरी फिक्स हैं, तो वो आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाता है जो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़ा काम आता है। और दूसरा कि थोड़ा आपके रिलेटिव्स में और उसमें भी आपकी इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है कि भाई इज़ अ मैरिड पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो वो आपको एक अच्छी नज़र से देखते हैं। ऊपर से अगर आप जमाई हो तो उसके लिफाफे और मतलब वो होता है ना कि आप ससुराल जा रहे हो तो भाई आप ही इस दुनिया के महाराजा हो। 5 मिठाई 5 सब्जी। हाँ, वो मतलब इतना प्यार कभी भी आपकी सास ने बेटी से भी नहीं किया होगा मेरे साथ मर्द एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता इतना प्यार। ये क्या हो रहा है? वो है ना विपुल को स्टैंड अप। हाँ। एग्जैक्टली वैसे ही फील होता है आपको। आपके घर में आपकी कोई इज्जत नहीं, आपको पता है, लेकिन अगर आपको इज्जत फील करनी है तो आप ससुराल जाओ। सासू माँ और ससुर जी आपको ऐसा पलकों पे बिठाएंगे हुए तो और अच्छा। बस वहां पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे सच में जैसे विपुल गोयल ने बोला कि आपकी बीवी आपको डांट भी नहीं सकती, आपके डिसीजन को अपोज भी नहीं कर सकती, और आप छाती ठोक के बोल सकते हो नहीं करना है तो यही करना है और सिर्फ वहीं चलेगी। वापस घर आओगे, वापस बैक टू नॉर्मल हो जाओगे। और शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बेटर पर्सन बनाती है, मैं ऐसा मानता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबल तो आप हो ही जाते हो, एट द सेम टाइम वो आपको बहुत चीज़ों पे फोकस करना सिखाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में ये सिखा देते हैं कि भाई ये हमें खुद करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है, आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते। जब आपको रोने का मन करे यू हैव अ शोल्डर, जब आपको कंपनी चाहिए यू हैव योर वाइफ, डांस करने के लिए चाहिए, मूवी देखने के लिए चाहिए। लौंडे फ़ोन करते रहते हैं एक दूसरे को, भाई आना चलते हैं, भाई आना चलते हैं, अब वो ख़त्म हो जाता है बाद में। हाँ सही बात। हाँ, तुम्हारा तो होने लग गया भाई। सो वही होता है कि लौंडे फिर कंप्लेन करते हैं कि भाई तू मिलता नहीं है, पर वही फ्रेंड जो अभी कंप्लेन कर रहा है वो पहले मिलता ही नहीं था साला, वो पहले 5 बार बोलने पर 1 बार आता था, बट नाउ यू हैव बैकअप। वो दोस्त नहीं मिला तो तुम्हारी बीवी तो है ही भाई। सो देखो बैगल से बहुत कुछ गंदा है लेकिन अब ज़्यादा नहीं, लेकिन वो वाला मोमेंट होता है क्या जैसे जन्नत में उसने डायलॉग मारा था इमरान हाशमी में, ये जिंदगी और रानी आने दो फिर पत्तों में भी आ जाएगी, ऐसा लेडी लक तो है, ये मैं मानता हूँ। लेडी लक बच्चों में लोग ज़्यादा मानते हैं कि अगर आपके घर में जो बेटा या बेटी आती है, खास करके बेटी, तो वो लोग अपना नसीब खुद लेके आते हैं। तो अचानक से जो आपकी इनकम में ग्रोथ वगैरह होने लगता है ना, वो उनकी वजह से होता है, क्योंकि वो उनके नसीब का है जो आपको मिल रहा है। और बहुत सारे केसेस में, मैं अपने केसेस में तो मानता हूँ कि भाई मेरी वाइफ के आने के बाद मेरा फोकस बहुत सारी चीज़ों पे बढ़ा, मेरा अर्निंग बढ़ा, प्लस जो चीज़ें मैं पहले नहीं करता था वो उसने मुझे रियलाइज़ करवाई कि बेटा तुम स्क्रिप्टिंग भी बहुत अच्छी करते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाने लिखने, तुमको अगर किसी के प्ले के लिए स्क्रिप्ट करनी हो, किसी की शादी में कुछ और नया स्क्रिप्टिंग करके देना हो, तो वो करके भी मैंने अच्छा खासा अर्न किया। मैंने लोगों को ट्राई करवाया कि ये मैं करता हूँ, ये आप ट्राई कर सकते हो, लोगों को पसंद आया, उन्होंने पे किया और मेरा एक नया टैलेंट उभर के बाहर आ गया, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ हर। और आज बारिशों में बुलाया हमने। हाँ, ये कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन है इसमें। फोकस कैसे करते हैं सारी चीज़ों में आप? इतनी सारी चीज़ें लेके आना बहुत टफ होता है। अच्छा, वाइफ से हटा के? नहीं, वाइफ से नहीं, राइटिंग करना, फिर आरजेइंग करना, स्क्रिप्टिंग करना, सब शौक की बात है यार। तू अगर मेरे को बोलेगा अभी के फ़ोटो अच्छा खींच, मैं कितनी मेहनत करूं मेरे से नहीं आएगा, लेकिन भाई साहब को बोलो जो कैमरामैन हैं तो वो इससे लाख गुना बेटर कर लेंगे, क्योंकि उनका इसमें इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कमाई का जरिया, पर इंटरेस्ट है, इसको शौक है। जिसको शौक है वो उसी में आगे बढ़े तो ही अच्छा है। क्योंकि अब क्या पता है, अब ऐसा नहीं है कि ये इसमें स्केल अप नहीं होगा ये बिज़नेस में, भले आपका शौक है। जैसे मेरे पापा मेरे को बोला करते थे कि एक डांस कोरियोग्राफर बन के क्या ही कमा लेगा, इसकी क्या ही इनकम होती होगी ऐसा करके। पर आज देखो, हम जानते हैं शामक दावर है, रेमो डिसूजा है, भाई कितने करोड़ों हाँ वो लोग लेते हैं। और मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, चाइना की एक इन्फ्लुएंसर एक कपड़े डिस्प्ले करती है, और कपड़े ऐसे डिस्प्ले करती है जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वैसा भगाती है। 3 सेकंड में एक कपड़ा, 3 सेकंड में एक कपड़ा, ऐसा उठाएगी, ये कंपनी का है, इसकी इतनी प्राइस, फेंक देती है। उसकी इनकम आप गेस भी नहीं कर सकते। उसकी इनकम है एक वीक की 120 करोड़ रुपए।
और उसके फॉलोअर्स है खाली 50 लाख। चाइना चले? नहीं, इधर ही फेंकना चालू कर देंगे। तो किसी भी चीज़ में आप ये नहीं बोल सकते कि ये बड़ा छोटा बिजनेस है, इसमें तो कोई पैसा नहीं बनेगा। आपका लक और आपकी मेहनत, वो दोनों का कॉम्बिनेशन सही जगह पे सही टाइम पे बैठ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता भाई साहब, मैं तो ये मानता हूँ। तब तक स्ट्रगल करते रहो वो दिन भी आएगा। लग जरूरी है। हाँ, तो तुम्हारी भी पोर्शे खड़ी रहेगी, ऊपर तुम्हारा भी चार्टर खड़ा रहेगा। रात में चलना है? नहीं, दूसरा तीसरा सब एक्स्ट्रा वाला ऐसा, कभी मैं आऊँ तो मेरे को ऐसे ही दे दो, राइड लेनी है तो ले जा। अभी हमने बात करी ना, अभी हम लोग अपने पायलट को उठाने वाले हैं। अच्छा, अभी लग अज्जू भाई चला लेंगे। अज्जू भाई चला लेगा। चला लेंगे, कोई नहीं। अज्जू भाई चला देखिए पैसे बचने वाले, मैं हटा रहा हूँ पायलट, हटा रहा हूँ। मत हटा यार, रहने दे, अभी रहने दे। अज्जू, अब तो गूगल भी है तो अज्जू भाई वीडियो देखते देखते चला लेंगे। कहीं है इसमें क्या? इसको घुमा दे पूरा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हुए, बीइंग इन आरजे फील्ड, बीइंग इन एंटरटेनमेंट फील्ड, बहुत लोग आपसे मतलब के लिए मिलते होंगे। जैसे आज भी हमारा थोड़ा मतलब है, हमारा भी थोड़ा मतलब है। आप आए, हमने आपके सबसे पहले इंस्टाग्राम देखा, हमने कोलावरी डी देखा। मैं सबसे ज्यादा फैंसी कोलावरी डी से हुआ। मेरे को पता नहीं था कि आपने गाया है। अच्छा, ये बात कल मालूम पड़ी। ओके, ठीक है, तो मैं बोला नहीं बुलाते हैं भैया को, मतलब जिस दिन हमने सोचा था उस दिन मालूम पड़ी। शायद 4-5 दिन पहले बात हुई अपनी। तो हमारा भी कुछ ना कुछ लालच ही है आपको बुलाने का। वैसे जब आप फेमस हो जाते हो, जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो, बहुत लोग लालच से ही मिलते हैं कि यार इनको बुला लेते हैं, और तब तो मीठी मीठी बात करते हैं और पीछे से कुछ भी, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या देखते हो उसको, कैसे देखते हो, क्या इससे आपका शेयर? मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक चीज़ सीखी कि कोई कितनी भी तारीफ करे तब तक उसे एंटरटेन करो जब तक क्लियर मोटिव पता नहीं चल जाता। जैसे ही पता चलने लग जाए कि ये अब पैसे मांगेगा कि ये अब अपना काम निकलवाएगा, वो आपको टोन से एक टाइम के बाद जज कर लेते हो आप। इतने धोखे खाने के बाद, मैंने भी खाए, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। सो वो आप रियलाइज कर लेते हो कि ये भाई साहब को कुछ काम है। और बहुत मुश्किल, जो बहुत सालों की मेहनत के बाद मैंने सीखा है, ना बोलना। ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। आपको ऐसा होता है कि नाराज़ हो जाएगा, रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सीख लो ना बोलना। मैं तो हर किसी को बोलूँगा कि जब आपको ऐसा लगे ना कि अब ये मेरे को खिंचवा रहा है, अभी ये ऐसी चीज़ करवा लेगा जो मेरे को नहीं करनी चाहिए, ना बोल दो। रिलेशन एक बार बिगड़ेगा चलेगा, लेकिन एक बार आपने उसका काम कर लिया और बाद में आपको पता चला कि आप यू आर बीइंग यूज्ड, तो वो रिलेशन वैसे ही बिगड़ना है। तो इससे अच्छा आप ना करके अपना वैल्यू जो है वो बचा के रखो, अपना पैसा जो है बचा के रखो। आपने बारिश होकर कोई हाँ बोला, हमको ये जानना है। मैंने एक एपिसोड देखा हुआ था डीजे क्यारा वाला, तो एक मुझे कॉन्सेप्ट पसंद आया, दूसरा कि मैं आप लोगों को पर्सनली जानता हूँ, और तीसरा कि पॉडकास्ट में बात करने का एक्सपीरियंस मुझे नहीं था, मेरे लिए नई चीज़ है। ये फर्स्ट पॉडकास्ट है आपका? हाँ। वाह। तो मैंने बोला कि चलो ये नया है तो ये भी ट्राई करते हैं। अब नया होता है तो अपने वो आर्टिस्ट वाली चूल मचती है क्या, चलो चलो कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा। अज्जू भाई को याद कर लो यार। बाकी माइक पे तो रोज ही बोलता हूं। ठीक है, तो तुम कुछ धोखे की बात कर रहे हो? धोखा, यस। धोखा, किस चीज़ का धोखा जानना चाहते हो? मैंने हर धोखे खाए हैं। प्यार के अलावा लाइफ में बहुत जिगरी दोस्तों से मैंने धोखे खाए। इनफैक्ट सूरत में ही मैंने बहुत धोखे खाए। मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त था, उसका कोई बड़ा भाई नहीं था, तो उसकी शादी में जो रिचुअल्स करने थे उसके पापा भी नहीं थे, तो वो रिचुअल्स मैंने किए थे, इतना क्लोज था। फिर उसने पैसों का बहुत बड़ा फ्रॉड किया मेरे साथ, और वो टाइम पे जब मेरे लिए वो बहुत बड़ी रकम थी। जब आपकी सैलरी 19-20 हज़ार रुपये होती है, तब आपने इतनी साल मेहनत करके 4-5 लाख रुपए जमा किए हों, किसी ने आपको बड़े बड़े सपने दिखा दिए हों कि लैंड खरीद लेते हैं, बाद में जाके उसका अच्छा पैसा मिलेगा, तो यही सारे चक्करों में उसने मुझे फंसाया। और अब पता नहीं उसकी क्या मजबूरी रही होगी, वो पैसा कहीं लुटा के आ गया, और फिर उसके बाद उसने बात करना बंद कर दिया और वो गायब हो गया। है आज भी सूरत में, पर फिर एक लिमिट के बाद मैंने भी छोड़ दिया। लोगों ने बताया, उसके घर की हालत देखी, उसकी हालत देखी, था अल्टीमेटली दोस्त यार, भाई जैसा माना था, तो वो सब चीज़ें करनी नहीं थी कि उसके घर जाके झगड़ा करूं, ये करूं, वो करूं। मैं कहा चल ठीक है, कभी फ्यूचर में कमाया तो दे देगा, ऐसा मान के आगे बढ़ गए। पर ऐसे धोखे बहुत हुए, छोटी छोटी चीज़ों में हुए। ऐसा भी हुआ कि भाई लोग मेरे पास आए जिनके पास करोड़ों रुपए हैं,
उन्होंने बोला अब भी मेरे को ऐसा 10-20-50 हज़ार रुपये दे, शाम को लौटाता हूँ, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया एंड ऑल दैट। बस उसके बाद बातचीत बंद। उसके बाद आप वो हो जिसने पैसे लिए हैं और आप ऐसा मजबूरी में हाथ फैला रहे हो, भाई मेरे पैसे, भाई मेरे पैसे, आज थोड़ा दे दे, कल थोड़ा दे देना। हाँ। फिर तब से ये रूल बना दिया कि भाई तू पैसे के अलावा की कोई भी हेल्प मांग, तेरे लिए मार भी खा लेंगे, तेरे लिए किसी को मार भी लेंगे, लेकिन पैसों की बात मत कर। पैसा नहीं, बाकी जो हेल्प मांगनी है मांग तो ले। ये प्रोसेस है अल्फा मेल बनने का। हाँ, काइंड ऑफ ये आपका एनिमल धीमे धीमे बाहर ऐसे ही आता है जब आप बहुत सारे धोखे खाते हो और आपको पता चल जाता है कि भाई अब ये भी धोखा ही देने आया है, तो बेटर आप ना बोल दो। भाई टूटे भले रिश्ता वो एक बार चलेगा, लेकिन फालतू में अपना नुकसान करवा के रिश्ता नहीं तोड़ना, पहले से तोड़ लो, चलेगा। हाँ, बहुत पोलाइटली नो बोल दो भाई, नहीं हो सकता। आर्ट है, बहुत कम लोग इसमें माहिर होते हैं, मैं भी अभी भी हो रहा हूँ धीमे धीमे। तो हमारे, मैं गैस का नाम नहीं लेना चाहता, बट एक पॉडकास्ट था, हाँ ठीक है, आप बताना अब ये नो बोलना सही है कि नहीं। ओके। ठीक है, हमारा फाइनल हो गया था 8 बजे सुबह टाइम। हाँ वी बोथ वर वेटिंग। जो पर्सन थे उनसे हमने स्क्रिप्ट भी लिख ली थी एक दिन पहले, जैसे आपसे तो मीटिंग नहीं की, वरना हम लोग इनिशियल मीट करते हैं, ओके पूरा स्क्रिप्टिंग करते हमारा हैं। फर्स्ट इम्प्रॉम्प्टू है, हमने आपसे मीटिंग नहीं करी, वरना हम यूजुअली मिलते हैं। सो हमको अब लगा कि हम लोग थोड़े मैच्योर हो चुके हैं पॉडकास्ट। नहीं मैच्योर है, समाव पता है, फीलिंग था कि ऐसे मतलब मैं आपसे तो बात मिला करने हूं, लगी। मैं भी आपसे मिला हाँ, हूं। हाँ। मैंने कहा रोशन, मैंने कहा अच्छा देख लेंगे। हाँ कर लेंगे। ठीक है, हम लोग पेपर लेके बैठे थे आधे घंटे पहले। अच्छा। क्वेश्चन लिखना है, जो लिखे थे ना, पहले क्वेश्चन लिखा था हमने, उसके बाद बंद कर दिया नीचे। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि हम 8 बजे बैठे थे, हमारा सब प्लान हो गया, सब कुछ हो गया। समाव उन्होंने कोई रीजन दिया, पता नहीं सही था गलत था, कोई मेडिकल रीजन दिया, और हमारा पूरा टीम आ गया था। हमारा इन हाउस टीम नहीं है तो सबका पैसा लगता है। उन्होंने, मैंने जब कॉल किया तब उन्होंने मेरे को वॉइस नोट डाला, कॉल भी नहीं उठाया, और ऐसा ऐसा बता दिया कि नहीं आ रहे, ऐसा सब नहीं कर रहे हैं। और हमको ऐसा लगा 2 घंटे बाद, हम 2 घंटे नम थे, बिकॉज वो हमारे लिए वन ऑफ द बिग पॉडकास्ट था। ओके। सो हमको ऐसा लगा हमारे नंबर्स देख के वो नहीं आए। ओके। 350 सब्सक्राइबर, हाँ 200 इंस्टा पे सब्सक्राइबर, एक आध वीडियो 25-30 हज़ार गई है, इन सब बच्चों से क्या ही बात करेंगे। तो हमको ऐसा दिल पे लग गई वो बात। हाँ फिर मेरे को लगा यार उसको ना बोलना था, इसलिए वो नहीं आया, वो उसकी इमेज बड़ी है हमसे, ओके। तो वो उसको शायद वो सेट उसके पीआर में नहीं होता होगा, क्या होता मेरे को नहीं पता। तो ये ना बोलना नाइस था कि नहीं था? मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक हमें दूसरी साइड की स्टोरी ना पता चले ना, तब तक किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने भी किसी को कमिटमेंट दिए होते हैं, सब कुछ फिक्स होता है, हमारे एंड से सब ठीक होता है, घर से निकल ही रहे हो और कुछ ऐसा हो जाता है कि अब आप नहीं निकल पाओगे, वाइफ की तबीयत बिगड़ गई या फिर सडनली कोई और गेस्ट आ गए अनइनवाइटेड, तो ऐसा कुछ भी होता है, तो आपको फिर ऐसी चीज़ें बताना सामने वाले को थोड़ा मुश्किल लगता है कि अगर मैं लास्ट मोमेंट फ़ोन करके उसको बोलूँगा कि वाइफ की तबीयत बिगड़ गई तो वो भी नहीं मानेगा। तो बड़ा रीज़न सोचना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है बहुत बार कि भाई थोड़ा उसको हैवी लगे कि भाई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, करना पड़ता है। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने जेन्युइनली फॉलोअर्स देखे हो और मना किया हो। 15 डेज के बाद उनका एक पॉडकास्ट लॉन्च हुआ। हाँ, और उन्होंने अच्छा। कभी रीच आउट नहीं किया आज तक, ओके। कि व्हाट्सअप या कुछ भी नहीं। सो हमारे तो दिल पे आ गई कि जिस दिन 2 मिलियन होगा ना, हाँ। उस दिन का कॉल आना चाहिए कि भाई पॉडकास्ट करते हैं, हम बोलते हैं हाँ आ जाओ। बस वही ये सही मैनिफेस्टिंग है, ये सही है, ऐसा मैनिफेस्ट करो तो हो जाएगा। यस। सो मेरे को तो मज़ा आ रहा है चाचा भैया से बात करके, सवाल जवाब है नहीं, ठीक है। मेरे पास एक अभी जस्ट दिमाग में एक बात आई कि हम दोनों काम भरी में मिले, हम पार्टनर्स बने। मैं 5 साल पहले चाचा को नहीं जानता था, आज मैं इसको मेरी 4-5 हो गए ब्रो, मैं इसको मेरी फर्स्ट वाइफ बोलता हूँ। ओके। शायद अप्स एंड डाउन सब पता है, जैसे आपने दोस्त की बात की, सो ऐसा होता है कि दोस्त धोखा देते हैं, ऐसा होता है, बट हमारे केस में हम लोग बहुत स्ट्रांग है इन सेंस ऑफ हमारे आसपास के लोग। आज जैसे अगर हर्षिल भैया की बात करूँ, ये कैमरा के पीछे है, शायद आज इनके बाद 5-6 पॉडकास्ट है, बट हमको इनको ऐसे गाली गलौज से बात करता हूँ मैं कि भैया करना ही पड़ेगा, ये हो रहा है। तो हमको ऐसे लोग बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और जो हमारे 20 लोग हैं, हम लोग 22 लोग हैं, वो हम लोग लगभग 15 साल से हैं। ओके। आज भले पैसे की बात हो, घर में कोई डेथ हो गई हो, शादी की बात हो, घर सब पूरे गांव में ऐसा है कि 22 आएंगे तो ही मजा आएगा। राइट। और हम इतने ज्यादा क्लोज हैं, जैसे बंगलो कैफे आपको पता ही, नमन को आप जानते ही हो, नितेश को आप जानते ही हो, सब डीजे के को आप जानते ही हो, हम सब क्लोज सर्कल है, ठीक है। और हम सब जब भी बात करते हैं, कैफे आई टाइम में हमारा है, सबको ये पता है कैफे आई टाइम अभिषेक का है, अच्छा। बंगलो कैफे चाचा का है, क्रिएटिव चाचा हम दोनों का है, काम भारी हम सबका है, मतलब काम भारी के तो 10 ओनर है, ऐसा सबको पता है। ओके। हाँ, तो हम लोग बहुत ऑब्लाइज्ड हैं कि ऐसे लोग हमारे आसपास है। और मैं ये समझता हूँ कि रोशन भैया के जैसे आप स्टॉल पे आते हो,
हाँ ठीक है, आप स्टोरी टैग कर देते हो, आप हमसे मिल लेते हो, हाँ तो मैं बोलता हूँ कि दुनिया में कमाने को पैसा तो आ जाएगा, बिल्कुल। अगर लोग नहीं कमाए तो कुछ नहीं है। सही बात है। ठीक है, और हमारे स्टॉल पे आप कभी भी देखना हाँ। बायर्स कम होते हैं। अब अगली बार आप नोट करना, बकचोद लोग ज्यादा खड़े हैं, और वो हमारे दोस्त हैं, हाँ वो हमारे आप जैसे बहुत अच्छे जानकार लोग हैं, वो लोग ही खड़े हैं, और ऐसा लगता है यार ये लोग क्या बेच रहे हैं। माल वही बेच रहे हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप कितना समझते हो कि एक समूह को लेकर चलना, जैसे मैंने डिवाइन का कॉन्सर्ट देखा था, हाँ उसमें वो खुद तो गा ही रहा है, हाँ उसके साथ 7 लोग का गैंग है, गली गैंग, हाँ 5 आर्टिस्ट है जिसने हर एक सॉन्ग में उसने उसको बुलाया। हाँ लोलापलूजा की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा एपी डिलॉ का कॉन्सर्ट चल रहा है, हाँ उसमें इतना मजा नहीं आया, ओके ही इज इंटरनेशनल आर्टिस्ट। अच्छा इधर ही डिवाइन आया, पब्लिक भागी है, ओके और वो पूरा समूह को लेके आया, तो ऐसा लगा यार ये गैंग चाहिए। तो आपका क्या मानना है कि गैंग साथ होने से कितना फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा कि आप एवरेस्ट चढ़ने गए, आपके साथ बहुत लोग आए, ठीक है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा फील हुआ कि इन सबको साइड पे करके मैं थोड़ा स्पीड पकड़ के पहले ऊपर पहुंचता हूँ, नाम मेरा होगा, फोटो शोटो मेरा आएगा, दुनिया मेरे को जानेगी, ठीक है, बाकी सब पीछे रह गए बहुत, आप ऊपर पहुंच गए। अब आप खुशी से चिल्ला रहे हो कि भाई मैं पहुंच गया, पर आपको देखने वाला है कौन उधर? सही बात है। आपका फोटो खींचने वाला है कौन उधर? आपका वीडियो बनाने वाला है कौन उधर? नहीं है। आप सेल्फी में क्या क्या कैप्चर कर लोगे भाई, ठीक है। तो वही है कि शिखर पे पहुंचने का मज़ा तब है जब परिवार यार दोस्त साथ में हो, आपको देख के कोई खुश होने वाला तो हो भाई। सही बात है। तो अगर कोई आपके साथ आपकी खुशी में खुश है, आपके दुख में दुखी है, आप उनके साथ सेम वे रहते हो, तो लाइफ कंप्लीट है। आप कोई भी रिग्रेट्स के बिना जी रहे हो, और उससे बेटर मोक्ष कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बिना रिग्रेट जीते हो। करेक्ट। आपको पता है, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ रहता हूँ कि मुझे अगर कल को किसी भी रीज़न से नौकरी छोड़नी पड़ी या निकाल दिया गया, तो मैं रास्ते पे नहीं आने वाला। क्यों? एक, क्योंकि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा, कॉन्फिडेंस है। दूसरा, मेरा परिवार ऐसा है कि वो गिव अप नहीं करेगा मेरे नाम पे, भले मैं उनके बिजनेस में नहीं हूँ, भले मैं 1 इंच उनको हेल्प नहीं करता, लेकिन मैं उनको जानता हूँ, वो मेरे साथ अभी भी कैसे, मैं उनको जानता हूँ। तो एंड में वो पैसे देंगे या वो मेरे को सपोर्ट देंगे, वो भी। उसके बाद भी मेरे दोस्त हैं कुछ ऐसे, जैसे आपके दोस्त हैं, 5-6 ऐसे दोस्त हैं जो शायद अपना घर मकान बेच देंगे मेरे लिए। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। तो ऐसे जब मैं जीता हूँ ना, तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ जीता हूँ। कोई बॉस मेरे पे चिल्ला रहा होता है ना, तो मैं अपना स्टैंड भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ रखता हूँ। ज़्यादा क्या करोगे, निकाल ही दोगे ना भाई, पर ये बेइज्जती तो नहीं सहन करूंगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सही बात है। ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपका बैकअप इतना स्ट्रांग है, आपका सर्कल इतना स्ट्रांग है। तो वही चीज़ करता है, आप साथ में ग्रो करो, साथ में मज़े करो, पार्टी करो, और यही 40-50 लोग हैं। लॉकडाउन में मैं हमेशा सबको बोलता था कि ये जो सरकार ने लिमिट सेट की है ना, कि आपके शादी में 50 ही लोग आएंगे, और आपके मतलब कोई दुखद प्रसंग है तो 10, 15, 20 लोग ही आएंगे। ये एक्चुअल लाइफ की रियलिटी है कि आपके घर पे फंक्शन होते हैं तो 50 ही लोग होते हैं जो एक्चुअल में खुश हो रहे होते हैं, बाकी सब खाना ही खा रहे हैं और कंप्लेन ही कर रहे हैं। और जो दुख में हैं वो 15-20 लोग ही हैं जो आपके दुख में खड़े हैं। करेक्ट। तो ये परफेक्ट आंकड़ा है भाई, यही लाइफ है, इसके बाहर सोचो ही मत। मैं जब भी रेडियो सुनता हूँ ना, आप सब बहुत हैप्पीली बोलते हो। हाँ हो सकता है घर पे झगड़ा करके आए हो, हाँ हो सकता है ये कोई- वही समझना था कि ये मैं आर्ट कहाँ से आती कब है? से समझना चाह रहा था, मैंने एक दो दिन से पूछा भी था, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया कि हो सकता है आज सुबह किसी डेथ का कोई समाचार सुन के आए हो, तो इतना एनर्जी कैसे लाते हो, मतलब वो क्या है? ये एक्चुअली ऐसा ही हुआ था मेरे साथ एक बार। मैंने जब पहली जॉब अपनी ज्वाइन की थी तो मेरे बॉस ने यही बोला था कि ये जो दहलीज है ये आपको तभी लांघनी है जब आप लायक हो के बोल सकता हूँ अब मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ, अब मैं हैप्पी रहूँगा। कोई भी सैडनेस है, कोई भी झगड़ा है, मूड ख़राब है, सब इसके बाहर छोड़ के आओ, तो ही यहाँ काम कर पाओगे अच्छे से। ये गुरु मंत्र उन्होंने दे दिया था। पर जब प्रैक्टिकली करने को आया, 2 बार मेरी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया था। एक, जब मेरे को पता चला कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, और मैं बस ऑफिस पहुंच ही रहा था 5 मिनट में, और मेरे को तब पता चला। तो सडनली आपके दिमाग में वो फ्लैशबैक चलते हैं, आप उनके साथ कैसे खेले, ये वो आप एकदम सैड हो जाते हो। ये वो 5-10 मिनट तो मैं भी सुन्न मार गया था। लेकिन जैसे ही अंदर गया, मैंने अपने आप को समझा लिया कि जब तक अब मेरा यहाँ काम ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक मैं किसी को रियलाइज़ भी नहीं होने दूंगा कि मेरे को प्रॉब्लम है। ऐसे एक बार हुआ था ब्रेकअप के टाइम पे। भाई मेरा शो चल रहा है
सुबह सुबह मैं मॉर्निंग शो करता था, तो ऐसा चैट वैट बीच में चलती रहती है और तब ऐसा ब्रेकअप वाला सीन आ गया। अब वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मैं कहा ये तो हो ही नहीं सकता यार, ऐसे कैसे। तो जब पता चला ब्रेकअप ये वो, तो साला आंसू निकल आए, आंसू निकल आए। और वियर्ड पार्ट इज़ कि मैं स्टूडियो में अकेला था, पूरी ऑफिस में बाहर सिर्फ एक ही कलीग था और वो मेरी जो अभी वाइफ है। तो वो भी अंदर आई, उसने मेरे को देखा, उसने बोला कि एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मैं कहा हाँ, बस थोड़ा वो नींद से उठाऊँ तो आंखें थोड़ी ऐसी हैं, ऐसा ऐसा, सुबह का शो है। मैं बाथरूम गया, मैं बहुत रोया भाई, मैं बहुत रोया, 5-10 मिनट रोता ही रहा और ऐसे रोया कि आवाज़ ना आए बाहर। फिर आंखें धोई और बाहर आया, उससे फिर से पूछा, शी नोज माई गर्लफ्रेंड। उसको तब तो पता ही था कि कौन मैं किसको डेट कर रहा हूँ एंड ऑल दैट। उसको मेरे सारे कांड पता थे, इसलिए भी मैंने उससे शादी की कि अब इसको तो सभी पता है। कोई टेंशन नहीं है। Totally match होना, कांड match होना। सारे कांड पता है इसको, तो अब इसको पता है कि मैं क्या इंसान हूँ और क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है मेरे से। तो उससे फिर से पूछा, तो तब इतना था हमारा कि बहुत पर्सनल नहीं होते थे हम लोग। पूछा, उसने मना कर दिया, तो हमने फिर ज़्यादा हैरान नहीं किया, कलीग की तरह रहते थे। तो तब मैंने अपने मन को समझाया और वो शो मैंने कंप्लीट किया अच्छे से। और वो तब सच में ऐसा होता है कि रेडियो पे आप आ रहे हो और अब चिल्ला के बोल रहे हो और मज़े से बोल रहे हो, पर अंदर तो आप रो रहे हो भाई। सही बात है। और ये सब आरजेस की लाइफ में आया तो होगा ही, अब शो आदमी है तो सही बात है। हाँ, पर इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। बैठे बैठे कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप शो कर रहे हो, कोई आके बॉस आपके ऊपर चिल्ला जा रहा है, या आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, आप खुद पे बहुत एंग्री हो। लेकिन जब बोलने का टर्न आएगा तब आपको अपने आप को पहले संभालना है। और वो एक आरजे की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है आप में, अगर आपको एक्सटर्नल चीज़ें बहुत इफेक्ट कर जाती है और आपके काम पे असर पड़ता है, तो आपको वो काम नहीं करना उस चाहिए। दिन क्या मैसेज आया? इट वाज नॉट यू, इट्स मी। बस वो ऐसा आ गया था कि हाँ भाई, है कोई और है, पापा नहीं मान रहे। कोई और भी है ऐसा। ओह। हमने पूछा था कि भाई कोई और है क्या, तो तब पहले मना चल रहा था, वो बाद में आ गया कोई और भी है ऐसा। तो वो वाली बात हो गई, अच्छा सिला थी या तुमने। हाँ, बस वो सारे सैड सॉन्ग ऐसे लग रहे हैं मेरे पे ही तो बने साले। यही बजाइए आज तो। आज मैं खुद की राय। तब मेरे को पता है वो गाना बज रहा था, सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। मैं कहा भाई अब तेरी कमी थी। एक्चुअली ब्रेकअप एंथम होना चाहिए नहीं? होना चाहिए भाई, होना चाहिए। वो तो तुमको ऐसा लगता है कि ये टाइमिंग बड़ा ऊपर वाले का खराब है। मेरे यहाँ रेडियो पे भी यही गाना बज रहा है, सिचुएशन भी यही चल रही है। ठीक है, ऐसा नेक्स्ट है। सवाल पे जाते हैं कि उससे पहले मतलब बेस्ट पार्ट क्या है आरजे बनने का? हाँ, यस, प्राउड होता है कि यार आरजे। मैं आरजे। बेस्ट पार्ट ऐसा है कि मेरे को आई एम वेरी टॉकेटिव, बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। लोगों से बात करने का मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो जब पहली बार स्टूडियो में गया और बोला कि ये माइक है स्टूडियो में और कोई नहीं है, तुमको ऐसे बात करनी है जैसे तुम सामने बैठ के बात करो किसी से, तो मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट था। कोई है ही नहीं, तो मैं कैसे ऐसे बात करूँगा, मैं किसी से बात कर रहा हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी प्रैक्टिस हुई और फिर मज़ा आने लगा। फिर मेरी आंखों के सामने भले ऐसे विजुअली कोई नहीं है, लेकिन मैं जिसको एड्रेस कर रहा होता हूँ, वो उसको इमेजिन कर रहा होता हूँ। ओके। उस चक्कर में मेरी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब मैं लोगों को इमेजिन करवा सकता हूँ। और रेडियो के लिए ऐसा बोला जाता है कि इट्स अ थिएटर ऑफ माइंड। मैं जो बोलता जाऊँगा आप इमेजिन करते जाओगे। मैं अगर वहाँ बैठे बैठे ऐसा बोल रहा हूँ कि अरे यार बहुत गर्मी है, रुको मुझे टी शर्ट निकालने दो, और मैं बटन की आवाज़ प्ले कर रहा हूँ, यू विल बिलीव कि अरे यार ये शर्ट उतार रहा है, तो क्या नंगा होके बैठेगा क्या यहाँ पे? नहीं, आप लोग हो अनसंग हीरोज बोलते हैं ना इस इंडस्ट्री के, correct। मतलब किसी को पता ही नहीं। और अभी तो इंस्टाग्राम चैनल चालू हुए हैं, यस। हाँ। तो ये भी नहीं था, मतलब किसी को पता ही नहीं भाई ऋतिक रोशन कौन है, पर सामने हमें खड़ा है, पता ही नहीं। हाँ तब ऐसा नहीं पता चलता था। अब ये सोशल मीडिया के रेवोल्यूशन से पता चलने लगा। गया है। ऐसे काफ़ी नुकसान भी होते हैं बहुत सारे। मेरे को पहला नुकसान अभी भी याद है बताओ। कि मैं मतलब तब बड़ौदा में था और आई वॉज क्वाइट पॉपुलर। मुझे लगा थंबनेल मिलने वाला है। आई वॉज वेरी पॉपुलर। मतलब ऐसा था कि अगर मैं ऐसा रेडियो पे बोल दूंगा ना कि यार मज़ा नहीं आ रहा, मुझसे खाली गुड मॉर्निंग फ़ोन करके बोल दो, बात कर लो, तो लाइनें लगती थी फ़ोन्स की और मैं उठा नहीं पाता था। 50-100 कॉल आते थे एट पीक ऑफ माई करियर। मैं इतना पॉपुलर था, तो उस वक्त ऐसा प्रेशर भी आ गया था कि अब लोगों के नज़र में तुम तो हीरो लोकल, तो तुमको वैसे ही रहना है। करेक्ट। हाँ, पर अब वो रेडियो तक सीमित था, बाहर निकले आपको ऐसा कोई नहीं जानता, ये वो।
तो मैं एक दिन एक जगह पे वड़ा पाव खा रहा था लारी पे, एक जगह के मुझे पसंद है, तो मैं लारी पे वड़ा पाव खा रहा था, चटनी ऐसा हाथ पे लग गई और मैं चाट रहा हूँ। आई एम बीइंग मी माई सेल्फ, कह रहे भाई मजे से खाने, कौन किसी को जानते हो, उसको नहीं पता, इसको नहीं पता। और ये करता हुआ किसी ने मेरा फोटो ले लिया फेसबुक पे, उससे मेरे को फोटो डाल के टैग किया। और तब तो सेटिंग भी ऐसी थी, मतलब पता नहीं था कि आप हाइड कर सकते हो या क्या, उसका टैग मेरे प्रोफाइल पे भी शो कर रहा है, मेरी वॉल पे भी शो कर रहा है। तो उससे क्या, कॉट आरजे रोशन ऐसा करके लिखा, बस इतना ही लिखा, कुछ ऐसा नहीं कि कैसा फोटो है क्या, कॉट आरजे रोशन। उससे कहीं देखा होगा मुझे किसी इवेंट में, यहाँ देख लिया, मुझसे पूछा नहीं, फोटो खींच दिया और फेसबुक पे डाल दिया। फिर जो कमेंट आ रहे हैं कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये कैसा ये फोटो तो है। मटेरियल हो गया ना। हाँ, पर बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग ऐसा भी समझ गए कि यार इतना तो आप फेक नहीं घूम सकते यार, आपको जैसा पसंद है वैसा ही करो। करेक्ट। पर तब ऐसा होता था कि यार ऐसी ऐसी जगहों पर पॉपुलैरिटी नहीं आए। वो फोटो है आपका? नहीं अभी वो फेसबुक पे इतना 10 एक साल पहले की बात, फेसबुक पे है क्या? तो हम निकाल लेंगे। फिर निकाल पर बहुत खराब फोटो था, मतलब कोई जनरली मैं ऐसा करता भी नहीं, पर उस दिन चटनी गिर गई थी तो लो था, नसीब था, क्या ठीक ही होना है। पर इतना भी लोड लेके घूमोगे तो जियोगे क्या यार। तो ऐसे अब होता होगा ना, जैसे अभी तो फिल्म प्रमोशन स्टार्ट हो गए हैं, हाँ, यू नो सेलिब्रिटीज वगैरह आते रहते हैं। आज ही एक गुजराती मूवी है कसुम्बो करके, गुजराती मूवी आ रही है जो गुजराती इंडस्ट्री की शायद अब तक की सबसे हाई बजट मूवी है। सो उनकी जो हीरोइन थी श्रद्धा डांगर, हीरो चेतन धनानी, ये सारे लोग आए थे। तो वो सारे लोग आए थे, वो बता रहे थे कि एक टाइम पे 700 लोगों का क्रू रहता था एक सेट पे, हजार लोगों का खाना बनता था। इट्स काइंड ऑफ अ बॉलीवुड बिग बजट मूवी जितना उन्होंने पूरा पैसा डाला है, बिकॉज दे बिलीव्ड इन दैट सब्जेक्ट कि ये बहुत अच्छा है और लोगों को मज़ा आएगा। तो उसी पे हम लोग बात कर रहे थे। सेलिब्रिटीज़ ऐसे ही आते जाते रहते हैं, उनसे हम लोग मतलब बहुत, वो लोग भी, हमें भी फील होता है कि यार हमारे जैसे ही है। सही बात है। इट जस्ट आप डिसरिस्पेक्ट मत करो। करेक्ट। ठीक है, कोई भी अगर आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे ना, अबे ये तो ये इधर ही रहती है, ये तो गुजराती है, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। स्ट्रगल उसके पीछे उसके उनकी भी मेहनत है यार। आप 30 सेकंड की रील देखते हो, उसके पीछे लोग पूरा दिन निकालते हैं भाई, क्या एडिटिंग करते हैं, क्या एस्थेटिक्स ढूंढ के लाते हैं, क्या कंटेंट ढूंढ के लाते हैं। आपको ऐसा होता है कि यार मेहनत वाला काम है, इसीलिए तो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करते हैं लोग। सही बात है। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोफाइल है। और वो डिजर्व करते हैं अर्न करना, अगर वो कर रहे हैं तो फिर उसमें जलने की बात नहीं है कि तुमने 30 सेकंड का वीडियो बनाया। लोग जज करते हैं यार क्या बनाते हैं, उसको बनाने में बहुत एफर्ट चाहिए। मैं एक वीडियो देखता हूँ, वो पानी मेरा फेवरेट है, वो पानी मैं उसकी एडिटिंग देखता हूँ, पानी हाँ, मतलब जो उनका बैकग्राउंड है और जो उस टाइम पे एडिटिंग लेवल है। आदमी आ रहा है, कुएं में से आदमी आ रहा है। ब्रो तू भी नहीं कर पाएगा, मैं नहीं कर यू नीड टाइम उस चीज हाँ, इट्स नॉट इजी। हाँ। नहीं कर सकते आप ऐसा, नौसिखी हो तो नहीं कर सकते, आपको एक्सपर्ट होना वो पड़ेगा। कर रहे हैं उस चीज को, एंड दे आर गेटिंग व्यूज इन मिलियंस। हाँ, और ये खराब जो सही बाद में होता है। ये जो जज करते हैं ना, यही रात को सोने से पहले आधा घंटा रील ही देखते हैं भाई, और फिर वो लाइक कमेंट शेयर नहीं करेंगे, वो जज करेंगे कि ये देख क्या करे, या तो वो ट्रोल करेंगे, अंदर बैठे बैठे लिखेंगे और कुछ भी लिखेंगे। जैसे मैं रिसेंटली देख रहा था, मैंने ये एक मूवी आई है शाहिद कपूर की, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। सो मैं रिव्यूज पढ़ रहा था। मैं भी अभी ऐसा ही हूँ कि रिव्यूज पढ़े बिना नहीं जाता यार, 1000 रुपया खर्चा हो जाता है मूवी जाओ तो। हाँ, मिनिमम 2 लोग जाते हैं हम लोग तो मिनिमम 1000 रुपया हो जाता है, तो रिव्यूज देख के ही जाए। तो किसी ने खराब रिव्यूज लिखे, तो उसकी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि शायद लोगों ने ऐसा अपोजिट कुछ रिएक्शन दिया हो, तो सब उसको गाली दे रहे हैं जिसने भी रिव्यू किया कि तेरे को तो कोई पिक्चर अच्छी नहीं लगती, तो सब में ऐसे नुक्से निकालता रहता है, ये पिक्चर तो अच्छी है, ये है वो है, ऐसे बहुत कमेंट्स देखे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तो मूवी अच्छी होगी। फिर एक और जगह पे रिव्यू देखा जहाँ उसने अच्छे रिव्यूज दिए, नीचे दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं ये तो पेड ही रिव्यू होगा, पिक्चर तो बेकार ही थी। मतलब कुछ भी लिखोगे, कुछ भी करोगे, ट्रोल करने वाले तो तुम्हारी बजाने के लिए बैठे हैं। करना जरूरी है। नहीं, इसमें एक सेइंग है, पता है, एक स्टडी अभी आई जस्ट, मैं पढ़ रहा था प्रोडक्ट के बारे में। सो लोग अच्छी चीज नहीं बताते। हाँ, आपका टी शर्ट फटा हुआ है ना, हाँ, मेल कर देगा, हाँ, वीडियो निकाल के पैथेटिक ब्रांड, हाँ, और ये अच्छा लगा तो टैग नहीं करेगा, नहीं करेगा, रिव्यू नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। सेम जोमेटो में है, हाँ, सेम स्विगी में है, हर जगह, हर जगह अच्छी चीज नहीं बताते कोई नहीं लोग। हाँ हाँ, हमें भी लोग कंप्लेन ही करते हैं जब भी आते हैं। पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे थे ना, हाँ, तो वी वर एट शायद 8वें 9वें एपिसोड में थे हम लोग। तो हम लोग जैसे फ्रेंड्स से बैठे थे, तो यार
आएगा क्या पॉडकास्ट, उस टाइम हम लोग ऐसे जस्ट हमको करना था, मतलब हमको ये मतलब था कि क्वालिटी कैसी है, साउंड कैसा है, कैमरा कौन सा, हमको करना था। तो वी हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ ये टेक्निकल एस्पेक्ट का पूरा मेरे को अच्छा लगता है, लाइक कि ये चीज हमारी अलग है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाचा, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ काम भारी। आज चाचा ये पॉडकास्ट करना चाहते हम लोग इजीली में कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी पूरी अलग है, तो भारी इश्यूज आर वेरी डिफरेंट। तो वी अप्रोच्ड ये करना है, ये है सो है, बोला मैं अगर आऊंगा ना तो मैं अपना पॉडकास्ट खुद शूट करूंगा, तुम्हारे साथ खुद एडिट करूंगा। बोले मैंने एक पॉडकास्ट किया हुआ एक बारी, मैं तो उसका नाम ही दिया सेलिब्रिटी का, अच्छा, बट जिस दिन मैं सेटिस्फाई होऊंगा ना उस दिन मैं अपलोड करूंगा। बोले जो तू कर ही नहीं पाया, और ये मैंने सोच रहा यार हम लोग इतना गंदा कर रहे हैं। तो अभिषेक ने एक बात बोली अभिषेक ने मुझे कि यार अच्छा हमने 8 तो किया है ना, हाँ, उसने एक भी नहीं किया। टुडे वी आर एट शूटिंग 37th एपिसोड, हाँ, और उस आदमी का वो एपिसोड रिलीज होना बाकी है। सो वी आर लाइक यार करो। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, गाली लिखने वाले बहुत सारे होते हैं और जज भी बहुत लोग करते हैं और बेवकूफ़ होते हैं, एकदम बेवकूफ़। मेरे से ऐसी ऐसी बातों पे वो लोग रिप्लाई की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं। हाँ, सो मैंने एक वीडियो डाला था थोड़े टाइम पहले, वीडियो का टाइटल था थाईलैंड जवू छे। हाँ हमने देखा। तो हमारे थाईलैंड जवू से पण घरे શું કહું, ये मेरा टाइटल था। फिर मेरा दूसरा लाइन था શું વિપસના નું કહીને પટાયા જતો રહું। अब मेरा पूरा लॉजिक ये था कि विपसना में आप 6-7 दिन जो भी आप रहते हो फोन को टच नहीं करते, आप सारी चीजों से बाहर प्योर लाइफ जीते हो ऐसा करके। तो मैं अपोजिट सोच रहा था कि मैं यहाँ का बोलूं ताकि फैमिली खुश हो के अच्छी जगह जा रहा है, पर मैं पटाया चला जाऊं और मेरा फोन भी बंद हो। ये मेरा लॉजिक था जब मैंने लिखा। तो लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि विपसना जैसी अच्छी जगह की आप कंपैरिजन थाईलैंड से कर रहे हो, ये बहुत बुरा है। तो मैंने 2-3 को एक्सप्लेन भी किया कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विपसना जैसा थाईलैंड है, मैंने बोला अपोजिट जगह है। क्या मैं उस जगह का बोल के यहाँ चला जाऊँ, जैसे आश्रम का बोल के अगर मैं डिस्क चला जाऊँ, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया। फिर भी लंबा थ्रेड चल रहा है, वो आएंगे वो थ्रेड बोले वो बहुत, ये तो बहुत चीप है, आप लोग व्यूज के लिए लाइक्स के लिए कुछ भी करते हो। आज के लिए सबसे कॉमन कमेंट ये होता है कि यार व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हो क्या। हाँ, लेकिन हेट कमेंट आया मतलब आप ट्रेंड कर रहे हो ना, है ना अर्शल भाई? मैं फिर वही पॉजिटिविटी लेके चलता हूँ कि मतलब लोग हेट कमेंट्स भी कर रहे हैं तो आप ट्रेंड में हो। हमारे पॉडकास्ट पे आया एक मैम थे, शी इज इमेज कंसल्टिंग। हमारे कमेंट आया कि पहले खुद की शक्लें देखो तुम दोनों, और फिर मैम की देखो, तुम क्या हमको सिखा रहे हो कपड़े पहनना। मैंने सीट चढ़ने के लगा, मतलब फेमस हो गया। मजा आया। वो मतलब लोगों को इंट्रीग कर रहा है आपका कंटेंट, वो लोग कमेंट दे रहे हैं, मतलब उनको कुछ तो टच हुआ है। देखा से उसने पॉडकास्ट। हाँ, और यही मैं फिर वो 15-20 कमेंट के बीच में कोई एक कमेंट ऐसा होता है ना कि यार मजा आ गया, कि यार कुछ नया लाते हो तुम, मजा आता है। वही सारे मैं भूल जाता हूँ। मैं कहा भाई मजा आ रहा है, मैं यही समझ के चलता हूँ कि भाई 0.1% आपको रिप्लाई करेंगे जितने भी देख रहे हैं, पर अगर एक को मजा आ रहा है तो इतना मतलब तो 100 में से 10% को तो मजा आ रहा है। सीधी बात है। हाँ, मजा आ रहा है तो फिर मजा करो। एक बंदे को मजा आ रहा है ना तो बहुत बड़ा आ ही जाएगा। हाँ, इतना बड़ा कंटेंट है कि आज की डेट में। और यार तुम जब मेरे जो भी गाने में अपलोड करता हूँ आप देखो, वो लिरिक्स लिखे हुए हैं, गाना कंपोज किया हुआ है हमने, एक ट्यून बनाई हुई है, उसके पीछे किसी ने म्यूजिक दिया हुआ है, वीडियो शूट किया हुआ है। वीडियो में पीछे वो लोग हैं जो बेचारे सेल्स का और मार्केटिंग का काम करते हैं, इनको कुछ भी नहीं आता। सही बात है। हाँ। वो बेचारे मेरे लिए कि भाई इनको मजा आ रहा है, इनका कंटेंट जा रहा है तो मेरे लिए कर रहे हैं। वो उनको कोई पैसे नहीं मिलने, ना ही प्रमोशन मिलने वाला है कि तुमने अच्छे व्यूज लाए। इनफैक्ट वो गाली खाते अपने बॉस से कि भाई तुम्हारे नंबर्स नहीं हो रहे और तुम वहाँ डांस कर रहे हो। वो मेरे लिए बेचारे करते हैं, और इतनी सारी मेहनत कोई डाल रहा है, ना ही कोई ऐसी बात कर रहा है कि जिससे आप हर्ट हो जाओ या आपका कुछ बुरा हो रहा है या किसी और का बुरा हो रहा है, किसी को तकलीफ पहुंचा के मजे कर रहे हैं, ऐसी तो बात है नहीं। प्योर एंटरटेनमेंट है, गाना है, इतनी मेहनत करके आपके लिए ला रहे हैं। और कंटेंट मेरे हिसाब से कि फन के लिए होता है, तो फन तक रखो ना उसको यार। या तो फन है या तो आप कुछ नया सिखा रहे हो लोगों को, ठीक है, दो ही चीजें होती हैं। पर आपको नहीं मजा आया तो उस कंटेंट क्रिएटर को मत फॉलो करो। सही बात है। इतना ही सिंपल है, आपको गाली देने की जरूरत ही नहीं है। ये आपने उसने कुछ गलत बोला तो आप उसको करेक्ट करो। मैं भी बहुत बार करता हूँ कि बहुत सारे फाइनेंस वाले इन्फ्लुएंसर है, वो लाइक्स और व्यूज के लिए वो कुछ भी इंफॉर्मेशन उठा के दे देते हैं गूगल से, तो बहुत सारे लोग नीचे करेक्ट करते हैं उनको। तो मैं भी करता हूँ कि भाई ये थोड़ा तुम्हारा गलत हो गया रिसर्च,
ये ऐसा नहीं है वैसा है, और फिर आपको चाहिए तो यहाँ जाके ये देख लो। सही बात है। ये करेक्ट करने का तरीका होता है। और अबे वहाँ तू पे- कैसा वहाँ पे है, ये बनता तू भी चू है। है, वो है, ये क्या और वो बनता भी है क्योंकि तेरा शक्ल देखा है तूने। सिस्टम हाँ। वो प्रमोट कर रहे हैं, वी आर प्रमोटिंग एंटरटेनमेंट, तो हाँ। वो बनता भी है एक करना है कि भाई चलो ठीक है। वो डाइटिशियन वाली एक मैं रील देख रहा था, वो मेरे को इतनी कनेक्ट कर गई, इतने टाइम से और कोई रील मुझे इतनी कनेक्ट नहीं कर गई। फॉरेन का एक लड़का था, वो कुछ खाने जा रहा था और स्क्रीन पे सडनली आ जाता है कि भाई अंडे खाने से ये नुकसान होता है। उसने रख दिया अंडे, उसने दूध निकाला, तुरंत दूसरा वीडियो आ गया कि दूध में तो इतने जर्म्स होते हैं कि ये हो जाता है, वो हो जाता है। उससे वो हटा दिया, उसने कॉर्नफ्लेक्स निकाले, कॉर्नफ्लेक्स तो सिर्फ मैदा है ऐसा करके उसने ऐसी 8-10 चीज़ें निकाली और सबका वीडियो दिखाया कि हर कोई है जो इस चक्कर में हर चीज़ के लिए मना कर रहा है, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ। और मेरे को इतना टच हो गया, लाइक कमेंट मैंने सब करे। जो ट्रेंडिंग वाला है ना अभी हाँ। हमने पढ़ी थी गधे वाली स्टोरी। हाँ, एक हाँ। आदमी जाता था गधे को लेके, वो हाँ। एक गधा चल रहा है, Correct. तेरा बाप वो हाँ, ऐसो है, तो हाँ। ये था तो पहले से ही। हाँ, रोग मैं एक रीसेंट बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा। एक मेरा फेवरेट अभी जो कंटेंट क्रिएटर है, उसका रियल नेम ही नहीं पता मुझे, पर उसके पेज का नाम है फूड फार्मर उसका नाम है, उसके इंस्टा प्रोफाइल का। वो भाई साहब की बहुत अच्छी करोड़ों रुपए वाली जॉब थी, ऐसा वो बता रहे थे अमेरिका में। तो पर पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री जो इंडिया की है, वो उससे बहुत नाराज़ था कि भाई इंडिया में क्वालिटी सर्व नहीं की जाती जो फॉरेन में की जाती है, राइट। तो उसने वीडियोस बनाना शुरू किए। मैंने उसका सबसे पहला वीडियो देखा था, मैं गया था धीरज सेंस में, मैंने ऑफर में बॉर्नवीटा उठाई थी, ये बड़ा वाला डब्बा, क्योंकि मेरे घर में मैं और मेरी वाइफ पीते हैं कभी कभी। तो अभी वो डब्बा ला के रखा ही और मैंने वो रील देखी। उसने मेरे को बताया कि बॉर्नवीटा में 94% सिर्फ शुगर है। मेरे को याद आ गया। हाँ। मैंने इनका कोई तो पॉडकास्ट देखा है। तो वो भाई ने बताया कि पीछे लेबल पे लिखा है, मैं नहीं क्लेम कर रहा, पीछे लेबल पे लिखा है। उसी ने बताया कि भाई जो क्वालिटी जो चीज़ इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा होता है वो पहले लिखा होता है, फिर उतरती हुई मात्रा में ये। तो उससे बोला जो भी चीज़ आप देखो जिसमें पहले 3 में आपको पाम ऑयल मिल रहा है, शुगर मिल रही है, रिफाइंड फ्लावर में मैदा मिल रहा है, वो बहुत हानिकारक है और मैक्सिमम चीज़ों में आपको यही मिलेगा। उसने ही बताया गुड्डे में पिस्ता बादाम गुड्डे में 0.4% खाली बादाम है। हाँ, और वहाँ पीछे लिखा है, पर हम कभी पढ़ते ही नहीं, हम पढ़े लिखे लोग भी नहीं पढ़ते, और हम काजू बादाम के नाम पे खा रहे हैं। इनका पूरा पॉडकास्ट है राज शर्मा जी। हाँ, और वो ऐसा भी नहीं कि भाई पेड चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, वो सीधा सीधा बता रहा है कोक में कितना शुगर है, वो क्यूब रख के दिखा रहा है, वो ग्लास में भर के दिखा रहा है। ये चेंजेस है, ये चेंजेस है जो तो इम्पोर्टेंट है। उसको लीगल नोटिस भी आई। हाँ, ही ना। हाँ, उसको लीगल नोटिस भी आई, और उसने फिर भी कंटिन्यू रखा। फिर गवर्नमेंट ने बॉर्नवीटा को बोला कि भाई तुम मिसलीड करते हो ऐड में। उसने एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई, अगर किसान के नीचे लिखा है कि प्योर टमाटो केचप, तो वो क्लेम नहीं कर रहा, वो उसका नाम है। अगर काजू बादाम बिस्किट लिखा है तो काजू बादाम बिस्किट तुम उस पर केस नहीं कर सकते कि लिखा है पर है नहीं, क्योंकि उसने तो सिर्फ नाम लिखा है, उससे कभी क्लेम नहीं किया। उससे पीछे तो लिखा ही है ना कि 0.4% ही है और कुछ भी नहीं है। तो बोले इंडिया में लोगों को जागरूक करना है कि आप जो खा रहे हो वो बहुत ख़राब खा रहे हो, तो इनको अपनी क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी। या तो आप खाना बंद कर दो, कम कर दो, तो ही ये लोग सुधरेंगे। तो मैं सोशल मीडिया का ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो यूज़ है ना, मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता है। और वो इंसान बहुत फनी है, वो सीधे सीधे नहीं बोलता कि इसमें कम काजू है, ये है, वो है। वो एग्जाम्पल ही इतने फनी देता है कि आपको ऐसा हो जाएगा कि अरे भाई अच्छा बोला, बहुत मस्त बोला, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करके बोलता आई है। होप तो ये पॉडकास्ट एंड ही ना हो। भाई कल तो अर्शल भैया देख रहे हैं कब बंद करेंगे ये लोग, कब बंद करेंगे, कब से देख रहे टाइम टाइम टाइम। लेकिन ठीक है, इसको खत्म करने से पहले एक चीज समझते हैं कि 2 सवाल एक्चुअली मेरे, कि सबसे पहला तो सबसे अच्छा पब्लिक फिगर के साथ आपका एक्सपीरियंस, यार इससे मिलके मजा आ गया। उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा जाकिर खान की, कि माई फेवरेट, माई गो टू पर्सन इज जाकिर खान इन एवरी सिचुएशन। हाँ, उनसे भी मैं मिला हूँ, बहुत बढ़िया इंसान है। चलो वो छोड़ो बाकी सब बातें। नहीं, मेरे नंबर 1 लिस्ट पे कोई और है। तो पहले नंबर 1 बताओ, फिर जाकिर भाई की बात। हाँ, तो नंबर 1 लिस्ट पर है शाहरुख खान। रावण मूवी के प्रमोशन के लिए बड़ौदा आए थे, मैं उनसे मिला था और 15 मिनट दिए थे। हाँ, 15 मिनट उन्होंने दिए थे मिलने के लिए। पता है, मैं jealous feel कर रहा हूँ। अरे बहुत लोग जेलस फील कर रहे हैं। उसके बाद तो बंदियों का अटेंशन बहुत मिला मेरे। मेरा Instagram feed देखो, दिखेगा, कुछ दूसरा दिखेगा ही नहीं। सो शाहरुख खान के साथ मैं 15 मिनट बैठा ना, आई स्वेयर 15 मिनट में एक भी सेकंड डल मोमेंट नहीं था।
ही इज़ वेरी विटी, ही इज़ वेरी स्मार्ट। मैं अगर एज अ फेवरेट एक्टर की बात करूं तो मैं शाहरुख खान को पहले नंबर पे नहीं रखता, पर एज अ होस्ट अगर मैं उनको देखूं, एज अ पर्सन मैं उनको देखूं, तो ही हैज़ डेप्थ अमाउंट ऑफ नॉलेज। वो इंसान को आप ऐसा हल्के में नहीं गिन सकते। वो बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, उनको स्पॉन्टेनिटी में नंबर 1 मिलता है भाई। वो इतना तुरंत जवाब देते हैं, इतना प्रॉम्प्ट और इतना फ़नी देते हैं। मैंने उनको पूछा था, एग्जांपल ही बता रहा हूँ कि मैंने उनको पूछा था कि बड़ौदा के बारे में आपको क्या क्या पता है, पहली बार आए हो ऐसा वैसा। बोले पता है ना बड़ौदा के बारे में, ये पता है, वो पता है, फिर अपना यूसुफ पठान है, ये पता है। तो मैंने बोला कि उनका भाई भी तो है इरफान पठान। बोले अच्छा है, अच्छा तो केकेआर में नहीं खेलता होगा तो मुझे नहीं पता। अरे भाई हम लोग तो इतने में कह गए भाई, जो पंच मार रहे थे। और उन्होंने रिक्वेस्ट, ही वॉज कॉन्स्टेंटली स्मोकिंग फॉर 15 मिनट्स, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप वीडियो मत लो इन सब चीज़ों का। तो हमने वीडियो नहीं लिया था वो टाइम पे, पर फोटोग्राफ्स बहुत सारे लिए। वेरी वार्म, आपको एक सेकंड ऐसा फील नहीं करवाएंगे कि भाई तुम द ग्रेट शाहरुख खान के आगे बैठे हो, पर एट द सेम टाइम वो ऐसा भी कोई लूप पॉइंट नहीं देंगे कि आप उनके ऊपर चढ़ पाओ और उनकी कुछ बेइज्जती कर पाओ या उनका मजाक उड़ा पाओ। ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो मुझे मतलब एज अ पर्सन वो इतना इम्प्रेस कर गए कि भाई शाहरुख, अब ये गोल बन गया कि अभी किसी दिन मन्नत में बैठ के शाहरुख भाई के साथ चाय वाय पीनी है, कुछ बातें करनी है। हाँ, मैंने AIB का पॉडकास्ट देखा था, मैं कहा यार AIB ज्वाइन कर लेता हूँ। ये काम, यही कन्वर्सेशन मेरे को शाहरुख के साथ करना है यार। AIB तो कहीं से भी कंटेंट निकाल लेता है। पर वो बहुत बढ़िया पॉडकास्ट था और मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं यार ये मज़ा आना चाहिए। कब हुआ? रावण के टाइम पे? रावण के टाइम पे 2013-14 होगा आई गेस। नहीं 12-13 ऐसा कुछ तो था। वो आए थे, उनका जहाँ पे उनका अपीयरेंस था किसी मॉल में, वो भी मैंने ही होस्ट किया था। सो बहुत मज़ा आया उनको, मतलब बहुत। उसके बाद में आई गेस मैं 10-15 स्टार से मिला हूँ। मैं इमरान हाशमी से भी मिला हूँ और बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, लेकिन भाई शाहरुख है। ऋतिक से भी मिला, कटरीना कैफ से भी मिला, अभय देओल से भी मिला हूँ। रियल में जब इनको देखो ना तो इनकी हाइट बॉडी बहुत ज़्यादा है भाई। हमें ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे जितना है उनसे तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं वो लोग। अभय देओल तो खास, मैंने जब उनको रियल में देखा, वो गलत हॉल में आ गए थे, उनको किसी और हॉल में जाना था और फिर वहाँ से रेडी होके यहाँ प्रेस मीट में आना था, तो गलती से प्रेस मीट में पहले आ गए। तो आके बैठे, तो जो प्रेस वाले थे, न्यूज़पेपर वाले थे, वो ज़्यादा ओल्ड एज वाले थे, तो उनको पता नहीं चला कि भाई ये हीरो है। तो आई वेंट टू हिम, आई सेड के हाय अभय, दिस इज़ RJ रोशन और प्रेस मीट आधे घंटे बाद है। बोले ओह इज इट? तो बोले थैंक यू सो मच बोल के वो निकल गया। भाई लंबा चौड़ा था यार, इतने बहुत, और वो इंसान भी बड़ा सा मज़े वाला है। तो उनसे बात हो रही थी तो बहुत अच्छा लगा। सो अब जाकिर खान पे आते हैं भाई। मैं तो कब से इसलिए चुप हूँ। हाँ, तो वही सुनना है। सो उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई, पर एक उनका शो देखने गया था, बहुत प्यारा शो था। वो आपको कहानियों की दुनिया में ले जाते हैं भाई, और उनका वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप उनकी कहानी का हिस्सा बन जाते हो। फिर आफ्टर दैट इवेंट वो स्टेज पे खड़े थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था वो फ्रेंड्स थे सारे, तो उन्होंने जाकिर भाई से मिलवाया। उनसे बात की कि RJ हूँ, तो उन्होंने भी अपना रेडियो एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो भी रेडियो में रह चुके हैं, तब क्या क्या होता था रेडियो में वो सब बता रहे थे इतना स्वीटली। उनके पीछे 15-20 लोग और खड़े हैं फ़ोटो के लिए, और वो मुझे भी ऐसा फील नहीं करवाना चाहते कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है तेरे से बात करने का। वो उनसे भी वेट नहीं करना चाहते, उनको भी वेट नहीं करवाना चाहते। तो उनका इतना नॉर्मल सिंपल सा तरीका था, और वो हाथ मिला के भाई थोड़ा इनसे भी बात कर लेते, फिर आराम से अपनी गुफ्तगू चलती रहेगी रेडियो के बारे में, लंबे में गप्पे हाँकेंगे, मिलेंगे यहाँ वो करेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं जाकिर भाई, आप इनके साथ कंटिन्यू करो। और सारे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सारे मज़े कर रहे हैं, सबके साथ स्माइल से बात कर रहे हैं। चलो सारे एक्टर्स और जो फेमस लोग हैं स्टैंड अप कॉमेडियन से ऐसा करते हैं, पर वो जब आपसे पर्सनली बात कर रहे होते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि ये करने के लिए कर रहा है या इसको एक्चुअली आपकी बातों में इंटरेस्ट है। और मैंने देखा वो सबकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि वो शायद वहाँ से भी कंटेंट ढूंढ रहे हो, वो निकालते ही हैं। हाँ, स्टोरी टेलर का ना सबसे खास बात ये है। हाँ, और जितने लोगों ने, मेरे पहचान वाले भी जितने लोगों ने उनसे मुलाकात की, वो सब तारीफ करते हैं। आज तक किसी ने नहीं बोला कि भाई बहुत घमंडी है, नहीं बात करता ठीक से। सेम गोल भी शाहरुख के साथ, अगर आप मिलोगे ना तो भले कितने भी क्रिटिसाइज लोग करते हो, लेकिन जब वो किसी इंटरव्यू में बैठते हैं ना,
या ऐसे डिस्कशन में अलग हो रहा है, अलग कोई नहीं बोलता। इवन जाकिर खान ने खुद बोला है कि क्या हो रहा है। गेम हो रहा का ही है। मतलब वो आपको ऐसा, आपको भी हावी नहीं होने देते अपने ऊपर, और आपके ऊपर भी नहीं बैठ जाते कि भाई तू कौन है, मैं किंग हूँ, मैं डॉन हूँ। भाई शाहरुख खान है। बहुत लंबा पॉडकास्ट हुआ आज तक का, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन एक एंड कोट इसको ऐसा करते हैं कि आप लिखने में दिलचस्पी रखते हो, राइट? हाँ बिल्कुल। सो कुछ शायरी या कुछ लिखा हुआ या कुछ सुनाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? राइम फनी वो भी चलेगा आपको। कुछ राइम ये काम वाली का जिंगल तुमको मिल गया है। मैं प्रोड्यूसर ने डाला है। कल से उसी की एड चलेंगे। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। सही बात है। सो वो एक मैंने भी बना लिया था कि अब जो गया गया है यार, अभी पीछे मुड़ के क्या देखने का, आगे इतनी लाइफ पड़ी है। सही बात और अगर कुछ मुश्किल भी लग रहा है तो वही कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बुरा होगा। सही बात है। सो वो रिलैक्स कर देता है मेरे को। सो मुझको तो ऐसा लग रहा है कि एक और सीजन आना चाहिए इनके साथ, एक और एपिसोड आना चाहिए कि अब मालूम पड़ेगा कि अब क्या बात करनी है आगे। आई होप आपके बहुत सारे फॉलोअर्स इस पॉडकास्ट के बाद बढ़े और वापस आए सीजन 2 करने के लिए। हाँ, अब हमने सीजन बंद कर दिया, अब हम नंबर्स पे आ गए हैं। अच्छा। 37 एपिसोड 37। आय है। सो कोशिश करेंगे कि वापस आपसे बात हो। आज बहुत बातें मेरे दिमाग में थी लेकिन वो रह गई जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, और हर्षिल भी मेरे को ऐसे देख रहे थे, थोड़ा डर लगने लगा। लेकिन ठीक है, थैंक यू सो मच भैया आने के लिए एंड आपका टाइम देने के लिए। सो थैंक यू सो मच भैया आने के लिए एंड आपका टाइम देने के लिए। एंड वी होप कि आज का पॉडकास्ट आपको सही में हल्का फील करा रहा हूँ। हमको तो बहुत मजा आया। हमारा जब ना पॉडकास्ट खत्म होने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, 2 घंटे तक बात करते हैं। हमारा होता है, अब ये निकलेगा, मैं निकलूंगा, दोनों गाड़ी में बैठ के बात करेंगे कि क्या आज मिला। आज बातें तो हम करेंगे ही, साथ में हमको बकचोदी की चूल आ जाएगी और जिंगल मिल गए। जिंगल मिल सो यस, बहुत मजा आया भैया आपसे बात करके। आई होप कि आपको भी मजा आया हो। एंड मुझको आपसे बहुत बातें पूछनी थी हमारे बारे में और बहुत कुछ पूछना था, लेकिन टाइम के चलते मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा। लेकिन आपने जो बात बोली कि जो तीर निकल ही गया उसके बारे में सोच के क्या ही फ़ायदा। हम भी आपके साथ ही हैं कि निकल ही गया है तो अब क्या ही है, टाइम चला ही गया तो क्या ही है। लेकिन प्लीज़ गाइज फॉलो करो आरजे वगैरह रापचिक रोशन के नाम से, आरजे रोशन के नाम से इनका इंस्टाग्राम पेज है। और सबसे बढ़िया बात है, वाई दिस कोलावरी गुजराती इन्होंने बनाया, वो हमको अभी मालूम पड़ा, शायद आपको भी नहीं मालूम, लेकिन आप सुनते ज़रूर होंगे कि तो प्लीज़ जाके फॉलो करो, उनके कमेंट्स भर दो, उनके डीएम भर दो अगर आपको अच्छा लगा। तो ये बात मैंने जाकिर भाई से सीखी है कि डीएम में जाके अच्छी बातें भी करो, खाली खराब बातें मत करो कि आपने क्या अच्छा बोला, क्या अच्छा समझाया, प्लीज़ उनको जाके बोलो। सो एंड देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट प्लीज़ करो। कमेंट में बहुत मज़ा आता है। खराब करो, अच्छे करो, आपकी मर्जी। हमने बताई दिया पॉडकास्ट में कि खराब करो मतलब हम लोग अच्छे चल रहे हैं। अच्छे करोगे तो अच्छे चल ही रहे हैं। यस, और बेल आइकन को दबाओ प्लीज़।